बताया गया था कि क्या करना है। तो कल तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था और मैक्सिमम ग्रुप को भी थोड़ी सी दिक्कत थी कि जो चैलेंजेस बताने हैं, जो कोई सोल्यूशन बताना है वो किस तरह से बताना है। तो कल बहुत हमारे ओपनर ही थे, आपके 40 में भी हेल्थ की ओपनर है और हर हर जगह पर भी हमको ओपनिंग ही करनी पड़ती है, तो हम ऑलवेज ओपनर है। और क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तो हम लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हमने कल हमारी टीम ने उसके ऊपर अच्छा काम किया। मैं डॉक्टर स्वप्निल जो तालुका हेल्थ ऑफिसर हूँ, तालुका कोरपना एंड ज्योति महाराष्ट्र से, हमारे सर है। माई सेल्फ डॉक्टर अंकित कुमार, मैं ब्लॉक नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिस इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू। Good morning to all and namaskar. I am Dr. Prabodh Kumar Pradhan, Block Public Health Officer from Kandhamal Block, District Kandhamal, from Phiringa Block, District Kandhamal, State Odisha. Good morning everyone, I am Ganesh from Chandrapur District, Maharashtra, Aspirational Block Coordinator. तो लगभग ये जो अपना KPI चालू है 2023 से, लगभग सितंबर 23 में चालू हुआ। फिर उसके बाद में जन संवाद हुआ था 30 सितंबर 2023 को। माननीय पंतप्रधान सर ने भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का भी ओपनिंग किया था, 24 में ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद में लगभग 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में संकल्प अभियान हुआ। ये सभी चीज़ें अच्छा चल रहा है और हेल्थ का उसमें अच्छा है। ये है, मैं लास्ट जिन्होंने भी संकल्प सप्ताह का आयोजन किया था उनको थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने उसमें 6 में से 3 जो इंडिकेटर थे वो हेल्थ के थे। तो इसमें जो हमें चैलेंजेस और ये बताने हैं, तो हमारा जो पहला जो है इंडिकेटर है कि सबसे पहला है कि अर्ली ANC रजिस्ट्रेशन विद इन 12 वीक्स। तो सबको पता है उसमें इसके फायदे क्या होते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जो एक्चुअली जो हेल्थ के इंडिकेटर है उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12 वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सबसे जो अपना NRHM जो 2005 से जो चालू हुआ था उसका मेन था कि मैटरनल और इन्फेंट डेथ कम करना। तो अगर आपको सबसे पहले अगर किसी को ये करना है तो उसको 12 वीक्स के अंदर ये करना चाहिए उसका अपन ने रजिस्ट्रेशन। तो उसमें चैलेंजेस जो है वो अर्ली मैरिजेस है, उसमें भी अनेक मतलब ये पर्सनल चैलेंज है, अपना फैमिली चैलेंज है, सोशल चैलेंज है। पर उसमें से भी जो है कि बहुत बार जो है उनके सोशल बिलीफ्स है, फैमिली की भी प्रॉब्लम है, अपना स्टाफ का चैलेंज है, UPT किट बहुत बार उपलब्ध होती नहीं है, एलिजिबल कपल की जो चाहिए आशा के पास वो नहीं होती है, लाइन लिस्ट नहीं होती। ये सब सारी उसमें ये दिक्कत ही है। हिली मिस एरिया है, बहुत बार बहुत सारे लोग स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण अर्ली रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है। बहुत बार उस ट्राइबल वुमन को या उस गरीब वुमन को उसकी LMP भी याद नहीं होती है। और शायद अपने यहाँ पे एक सामाजिक धारणाएं हैं कि अगर किसी को जल्दी बता दे तो शायद बच्चा जो है उसमें कोई विकृति व्यंग्यता ना आए। इसके कारण भी लोग किसी को एक्सप्लेन नहीं करते। बहुत बार आशा वर्कर भी उन तक पहुंचती नहीं है। सो ये सब उसमें के चैलेंजेस है और चैलेंजेस पे काम करते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अपन उसको किस तरह से दूर करें। बहुत सारी बार कुछ जो तहसील है वो सीमा का भी ये आते हैं, कोई बॉर्डर एरिया जो होती है, कोई तालुके की सीमा, कोई ज़िले की सीमा, कोई राज्य की सीमा, ये सब मतलब उसमें
चैलेंजेस में अपन सोशल, फैमिली, पर्सनल बहुत सारी चीज़ें डाल के अपन उसको ये कर सकते हैं। चैलेंज उसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो अपने को स्टाफ जो है वो स्टाफ एस्पिरेंशियल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा उसकी ये करनी पड़ेगी। अपने को यानी रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप सब कुछ कर सकते हो पर आपके पास यानी मैन पावर चाहिए, स्टाफ चाहिए, एक्सपर्ट लोग चाहिए। अगर आशा की भर्ती हो, एनईएम की भर्ती हो तो वो सबसे पहले एस्पिरेंशियल ब्लॉक में ही यानी होनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंशियल ब्लॉक में कोई भी पोस्ट वैकेंट चाहिए नहीं, तभी आप यानी अच्छा काम उसमें अपन कर सकते हैं। इसमें जो कुछ है कि अर्ली मैरिजेस यानी अपने रुकने चाहिए। अर्श नामक एक कार्यक्रम होता है अपना एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, तो जब वो यानी 16 साल के हो जाए तभी से उसको उसके जो शादी के बाद क्या करना है उसके बारे में उसको ज्ञान चाहिए। ये सब अगर चीज़ें रही तो ही जो अपन है एक 12 वीक्स का जो है ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक बातें हैं, वो भी हम हमारा ये जो है पीटी में शेयर करेंगे। यूपीटी किट्स भी मैक्सिमम प्रमाण में चाहिए, और आशा वर्कर का लोगों के साथ में जो अपने फ्रंटलाइन वर्कर होती है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनका उस गांव में अच्छी कमांड है। अगर वो कमांड अच्छी रही तो ही वो उस लोगों तक पहुंच सकती है। अगर आपका लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन रहा तो आपको खुद आके यानी एक्सप्लेन करेंगे। हमने इस बात में भी चर्चा की कि अगर किसी कपल ने अपने आप आके अर्ली रजिस्ट्रेशन किया तो शायद कोई इंसेंटिव्स या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से अगर उस कपल को दिया जाए, उस कपल का अगर किसी ग्राम सभा में सत्कार किया जाए तो शायद लोग अपने आप आके ये चीज़ यानी बताएंगे। सो ये एक अपना टॉपिक ख़त्म हो गया। सेकंड जो है अपना संस्थागत प्रसूति जो है वो भी 100% करना है। फिलहाल तो वो भी 95% तक है। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ट्रांसपोर्ट। किसी गांव में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है, इसलिए जब हो, और अगर आप संस्थागत प्रसूति यानी देखें तो वो फर्स्ट में नहीं होती है, सेकंड जब उसको बच्चा होता है उसमें होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो उनको मालूम होता है कि कैजुअल अप्रोच होता है कि टाइमिंग में के वक्त तो क्या क्या हुआ था। सेकंड अपन यानी देखेंगे पेन्स कब स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन उनको मालूम नहीं होता है। सब ये चीज़ें के वक्त ही यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संभावना है। अब आज के इसमें कोई ये नहीं चाहता है कि हम घर में जाके करें। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो किसी भी आरोग्य संस्था तक आए और वहाँ पे आके करें। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट। सेकंड है कोई कहीं पे सेल फोन नहीं लगते, कहीं आशा को मैसेज नहीं जाता है, इससे भी कुछ यानी दिक्कत ही होती है। और कुछ उनके अंधश्रद्धा है, कुछ अज्ञान है, ये सब चीज़ें होती है। उसमें से मैं एक बात मतलब ऐड करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो अपना पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है, गोंड, प्रधान, कोलाम नामक एक यानी ग्रुप है, कोलाम। तो कोलाम में ऐसी एक धारणा है कि अगर उनके अपने आदिवासी समाज में उनका ग्राम दैवत होता है, अगर वो गरोदर माता उस भगवान को पार करके जाए तो उनको उसको बकरा या कोमड़ी उसको चिकन मटन जो है उनको फिर गांव को खिलाना पड़ता है। तो उस चक्कर में लोग हॉस्पिटल में पहले आते नहीं थे। तो हमने हमारे तालुके में ऐसा यानी इम्प्लीमेंट किया है कि हेल्थ वर्कर कंट्रीब्यूशन करके उसको वो अमाउंट पेड करते थे। तो जो बकरी और कोमड़े का जो खर्च है वो हमारे हेल्थ वर्कर कंट्रीब्यूट करके उनको पेड करते थे। तो उससे बहुत सारे लोग जो होते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आदिवासी में भी सबकास्ट होती है, उसमें भी अनेक जनजातियाँ होती है, तो हर एक की धारणाएं जो होती है अलग अलग होती है। तो ये चीज़ में है अपन इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो बर्थ प्रिपेयर्डनेस अच्छा कर सकते हैं। माहिर घर नामक एक जो NHM से रन होती थी। माहिर घर में वो गरोदर माता जो है उसके EDD जो तारीख थी उससे 3-4 दिन पहले अपन अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट करते थे। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसे शायद अपने NRHM में फंडिंग के कारण उसको अभी बंद किया है, तो वो भी होना चाहिए। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रिमोट में हो उसको 2 एटलीस्ट में से ये चाहिए, अपने एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक अगर एम्बुलेंस किसी पेशेंट को ड्रॉप करने को जाए तो
तो उस वक्त यानी एम्बुलेंस की दिक्कत होती है। जो थर्ड इंडिकेटर था कि LBW जो है वो 2.5 किलो से कम नहीं होने चाहिए। तो ये तो हाँ 2.5 किलो से बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये डिपेंड है, अगर फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो शोरूम में जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रॉब्लमेटिक आएगा। मतलब उसका उसमें कोई रोल नहीं है, उस बच्चे का उसमें कोई यानी रोल नहीं है। रोल है उस माँ का। जब तक माँ के ऊपर अपन ध्यान नहीं देंगे और इस मतलब गरीबी, अज्ञान, एडिक्शन, सब्सटेंस एब्यूज, इतनी सारे प्रॉब्लम है कि वो मतलब LBW यानी होने में बहुत ज़्यादा उसमें चैलेंजेस है। मीन्स टीन एज में प्रेगनेंसी, अर्ली मैरिजेस, उसको खाने को अच्छा ना मिलना, ये सब सारी उनमें दिक्कत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को उनको रेगुलर उसके साथ बात करनी चाहिए। जो आश्रम स्कूल से जो ड्रॉप आउट होते हैं उनको भी अपन काउंट करके उनको शादी जल्दी ना हो इसके ऊपर सोचना चाहिए। इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत यानी ज़रूरी है। ICDS और शिक्षण यानी एजुकेशन, जब वो लगभग 14 साल से ज़्यादा के होते उनको शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, फैट्स, उनके लिए उनको डाइटरी प्लान, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में अपन अच्छे से बता सकते हैं। सो LBW होने के लिए उस माँ का स्ट्रेंथनिंग होना, उस फैमिली का स्ट्रेंथनिंग होना, एक अमृत आहार करके भी योजना है जिसमें प्रोटीन रिच डाइट वगैरह सब कुछ होता है। और बर्थ स्पेसिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो विलेज हेल्थ जो कमेटी है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। उस गांव की भी जिम्मेवारी है, उस कुटुंब की भी जिम्मेवारी है। बच्चा मतलब वो पैदा करे तो उस अकेली भी औरत की जिम्मेवारी न होते हुए उस फैमिली की भी है। आजकल हर जगह पे ऐसा हो रहा है कि आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, आदमी सिर्फ सुबह उठ के चौक में जाके खर रहा है या शराब पी रहा है, और खेत में भी जो काम कर रही है वो औरत ही कर रही है। शायद हमारे स्टेट में तो ऐसा है। तो शायद ये मानसिकता भी बहुत ज़्यादा है कि अगर वो बच्चा पैदा कर रही हो तो वो उसकी ही जिम्मेवारी है। तो शायद ये पूरी LBW के लिए पूरे फैमिली का सपोर्ट होना और सबका होना ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है उसमें का चौथा था कि 85% ट्यूबरक्यूलोसिस का सक्सेस रेट चाहिए, बट इसमें ऐसा है कि 100% एंड होना चाहिए। किसी भी डिसीज़ में अगर 4 लोग हैं, चारों को कोई अगर नहीं बीमारी हुई तो चारों के चारों एक साथ ठीक होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो इंडिकेटर है जो 100% का है वो एक्चुअली 85% चाहिए था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र या फिर यानी इंडिया का भी सक्सेस रेट जो है वो 85% के आसपास में है। और इसके सामने जो चैलेंजेस है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो TB पेशेंट होते हैं, कभी कभी उसमें डेथ होती है पेशेंट की, रिलैप्स होते हैं, फेल्योर होता है, कभी कभी रिकरेंस डिफॉल्टर भी होते हैं, कभी कभी उसको ड्रग की रिएक्शन भी आती है, ये कभी कभी वो टैबलेट्स लेता नहीं है। सो उसमें सारी चीज़ें हैं कि 100% सक्सेस रेट विल नॉट पॉसिबल बिकॉज माइग्रेटरी पॉपुलेशन, डिफॉल्टर केसेस, सो इट 80 to 85% अचीवेबल। ये सब उसमें के चैलेंजेस है। सॉल्यूशंस एक है कि गैप कैन बी रिड्यूस, early diagnosis and early treatment, awareness of TB in community, special drive campaign for TB screening once yearly, technically skilled human resource, dedicated human resource like TB lab technician in every primary health center, CSCs, public private partnership, X-ray van through PPP mode, use AI टेक्नोलॉजीज। बस किसी भी TB का एक ही संकल्प है, अर्ली डायग्नोस कीजिए, अर्ली ट्रीटमेंट पे लाइए। आजकल TB ठीक करने के लिए एडल्ट BCG नामक एक वैक्सीनेशन का भी लास्ट सितंबर में मैंने ड्राइव किया था, जो वो भी अच्छा है। और उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो कॉन्टैक्ट को भी सर्च कीजिए और उसको भी स्क्रीन कीजिए। अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अगर ये इंडिकेटर पे काम करना है तो। नेक्स्ट था NQS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये इसमें का सबसे कठिन और सबसे हार्ड पेपर है, जो सर रिपीटेडली बात बोल रहे थे। कौन सी तो लो हैंगिंग फ्रूट्स,
लो हैंगिंग फ्रूट्स थी ना, सो उसमें का सबसे ऊपर का जो है फ्रूट वो हमारे हेल्थ में का NQS है। तो वो उसको कैच करना बहुत ज़्यादा कठिन है। बट इसमें एक स्टेट लेवल असेसमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट, नेशनल का भी असेसमेंट होता है। तो ये करने के लिए जो कोई चैलेंजेस है कि स्टाफ नहीं है, कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टीम जो है वो कोई डेडिकेटेड पर्सन नहीं है, और ये रिकॉर्ड कीपिंग, उसका ऑब्जर्वेशंस, SOPs बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कतें होती है। सो NQS में बहुत सारे चैलेंजेस है। सोल्यूशन वही है कि उसका जो असेसमेंट शुड बी डन टू अंडरस्टैंड एलिजिबिलिटी बिफोर गोइंग टू NQS। अगर वो जो आरोग्य संस्था है, जो पब्लिक ये है हेल्थ का, वो एक्चुअली NQS के लिए अचीवेबल है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं, उसका भी पहले असेसमेंट करना चाहिए। वो टारगेट बेस नहीं होने चाहिए कि आपको करना ही है, बिकॉज जब तक आपका स्टाफ उस चीज़ के लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ना हो, तब तक आप ये चीज़ कर नहीं सकते हो। पेशेंट एंड फेज वाइज अप्रोच नीड शॉर्ट टर्म, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, इंस्टेड ऑफ 100% facility target to one go, it may done as in current year 20% target, 40%, 60% अपन इस तरह से कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डेडिकेटेड स्टाफ भी इससे कर सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह का भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये सबसे उसमें के जो बीच के जो फ्रूट्स है, जो अचीवेबल और लॉन्ग, उसमें से हमारा 30% जो अपनी 30+ जो पॉपुलेशन है, जो 37% के आसपास आती है, उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए। तो ये मैक्सिमम जगह पे तो अच्छे से काम हम लोग कर रहे हैं, पर उसमें सिर्फ जो चैलेंजेस है वो हार्ड टू रीच एरियाज़ है। कुछ लोगों को मिसबिलीफ है, कभी कभी ड्रग्स की अनुपलब्धता है, कभी कभी एपरेटस की, जो BP और शुगर का एपरेटस होता है, उसकी कभी दिक्कत होती है, और टोपोग्राफी की दिक्कत है, थोड़ा सा ANM और का ट्रेनिंग का मिस इशू है। बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें चैलेंजेस नहीं है। और उसमें टोपोग्राफी इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन एडवोकेट स्टाफ, फुटफॉल ऑफ आम जो लोग आते हैं वो थोड़ा कम आते हैं। बट भारत में ही शायद कि अभी BP और शुगर, मतलब डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन के बारे में सबसे देहात के भी लोगों को मालूम है कि नहीं, हमको शुगर की बीमारी हो सकती है, BP जो है। पिछले 30-40 साल में ये जो ज्ञान है अभी लोगों बीच में आया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये नहीं है। उसमें जो सोल्यूशन है कि आशा जो है उसकी वैकेंसी भरी जाए, स्टाफ जो है वो ट्रांसफ़र जो रेगुलर होते हैं, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसके स्टाफ को ट्रांसफ़र ना किया जाए, और इंसेंटिव्स जो है वो CHO और आशा में जो ह्यूज डिफरेंस है उसको भी कम किया जाए, और मास मीडिया के माध्यम से, पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपन उसको चेंज किया जाए। ट्रेनिंग नीड्स फॉर BPHO, तो BPHO जो ब्लॉक के जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो उनको अकाउंटेबिलिटी अपने को सिखानी पड़ेगी, उनको कैप्टनशिप जो है वो देनी पड़ेगी। आप कर सकते हो ये, उसमें बिलीफ अपने को यानी देना पड़ेगा। और ये मेरा काम है, ये मेरा खुद का यानी ब्लॉक है, अगर इसको मैं अच्छा करूँ तो मेरा नाम होगा, मेरे ब्लॉक का नाम होगा। आज मैं दिल्ली में यहाँ पे सम्राट अशोक, तो सम्राट होटल में खड़ा हूँ तो वो भी मेरे यानी ब्लॉक के कारण खड़ा हूँ। अगर मैं मेरे ब्लॉक में काम अच्छा किया हूँ तो ये हूँ। अगर ये इस तरह से अपन अपने ब्लॉक के आशा वर्कर तक, सबसे नीचे के आदमी तक अपन गए, तो उसको अपन ये चीज़ समझा सकते हैं कि स्पेशल ब्लॉक कोई कंपल्शन नहीं है, एक अच्छी बात है जिससे अपन इंडिकेटर में अपने तालुके का नाम, अपना खुद का नाम अच्छे से कर सकते हैं। और हर एक उनका जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो एक तालुके में भी यानी अलग अलग चीज़ें होती है, उनको भी SWOT का जो एनालिसिस है, अपन जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स करते हैं, उनका भी पर्सनली कीजिए। एक तालुके का सेम प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। अगर आप दिल्ली में हो तो साउथ दिल्ली का प्रॉब्लम अलग है, नॉर्थ दिल्ली का अलग है, ईस्टर्न दिल्ली का अलग होगा। सो तालुके के ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक्स होते हैं, उसको भी, हाँ, सब सेंटर्स के भी कुछ दिक्कतें होती है। कुछ सब सेंटर ट्राइबल में आते हैं, कुछ सेंटर प्लेन में आते हैं, कुछ सब सेंटर्स या PSCs हिली में आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, इनके भी अपने को उनका SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। लोकलाइज जो भी अपने इशू होते हैं उसके बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन रखिए, किसी भी का भी ब्रेन, अगर मैं और 5 मिनट बात करूँ तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे,
क्योंकि उतना ही होता है, हर एक का सुनने की एक कैपेसिटी होती है। तो ट्रेनिंग सेशन शॉर्ट रखिए और उसको हैप्पी कैसा कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो भी रिस्पेक्टेड ट्रेनिज आएंगे वो उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो अपना सेशन कितना अच्छा करें। कोई मतलब आप एकेडमिकली बहुत ज़्यादा उनको थ्योरेटिकली पीपीटी जाओ तो किसी को कुछ नहीं, आप उनको जितना इन्वॉल्व करके रखोगे, ट्रेनिंग को जितना हैप्पी रखोगे, ट्रेनिंग में म्हणजे 1-to-1 कॉन्टैक्ट जितना अच्छा करोगे, बोथ वे अगर ट्रेनिंग रहेगा, अच्छे से बात करोगे तो लोग वो ट्रेनिंग सुनेंगे, लोग आपसे बात करेंगे। और कोई एडल्ट लोग हैं सब, कोई मतलब ऐसा कोई बच्चों को भी सिखा नहीं रहे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। सो उनको उसके माइंड के हिसाब से ही अगर ट्रेनिंग का स्केल चाहिए। सो ये सब चाहिए कि शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन एंड उसमें रिकैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। जो गजनी पिक्चर आया था उसमें जो बीमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है। सो रिकैपिंग का भी बहुत ज़्यादा उसमें ये होना चाहिए। जब तक आप रिकैपिंग नहीं करोगे तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या पढ़ा। अभी हमारे सबके ब्रेन में चल रहा है कि कल हमको वापस जाना है। सो आदमी की प्राथमिकता जो है बदलती जाती है। सो उसको उसके ऊपर स्टिकअप रखना भी उस ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। CMO, SMO, DYCMO मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, कहीं पे चीफ मेडिकल ऑफिसर है, हर एक का उस पोस्ट का नाम है अलग अलग है। बट जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें के जो जिले के जो DHO, ADHO, CMO, DYCMO इनको भी सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो उनको नहीं बताएंगे तब तक मैडम वो ब्लॉक में यानी ध्यान नहीं देते, उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम है। सो जब भी आप कोई ट्रेनिंग लो तो ब्लॉक के साथ एक बंदा जो है, एक ऑफिसर वो जिले का भी लो, क्योंकि उसके वो फिर वो जो कोऑर्डिनेटर के तरह काम करे या फिर सुपीरियर की तरह काम करके वो भी उस चीज़ का रिव्यू ले। क्योंकि ब्लॉक के लोगों का मैम कितना भी बोलो, जब तक एक ऊपर वाला ना उसका रिव्यू ना ले तो मैम उसमें कोई ये नहीं है। तो CMO, ACMO to kept in loop and sensitizing them is equally important. Emphasizes electronic gadget, digital equipments for data feeding at field level. So ये सबको मालूम है कि डाटा तो कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, सभी डाटा आप सॉफ्टवेयर से फ्लेच कर रहे हो, पर जो डाटा एंट्री कर रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो खुद का ही स्मार्टफोन खुद ये कर रहा है। तो आशा वर्कर से लेके NM, MPW तक आप टैब या फिर लैपटॉप्स अगर प्रोवाइड कर सको, उसको ट्रेनिंग दो। और उसको उस ट्रेनिंग में जैसा हमारा RCH का मैम सॉफ्टवेयर है, जो आप पहले 3 जो मिस इंडिकेटर है वो RCH पोर्टल के है, बाद में जो NCDIT पोर्टल है, तो उस ट्रेनिंग में उसको वो भी सिखाओ कि NCDIT पोर्टल में किस तरह से एंट्री करते हैं। तो सिर्फ करना है, मतलब क्या करना है मैडम, ये कोई नहीं बताता है। मतलब ट्रेनिंग है, एक्सपेंशन ब्लॉक है, ये 7 इंडिकेटर है, हमें रैंकिंग है, गोल्ड मेडल है, सब कुछ है, संपूर्णता अभियान है, बट करना क्या है। सो डाटा फ्लेचिंग आप जिस सॉफ्टवेयर से करते हो, जिस IT पोर्टल से करते हो, उसका भी उसमें डाटा फीडिंग का एक सेशन रखो। आप उसमें जन भागीदारी लगते हैं, जन संवाद लगते हैं, वो लगान पिक्चर की वो थीम बताते हैं जो मैंने ट्रेनिंग किया है। उससे अच्छा है मैम कि उसको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड लो। और जब ट्रेनिंग कंडक्ट करो तो किसी एक हेल्थ का है तो सिर्फ हेल्थ के लोग लो। वो सब आप जब जमलिंग करते हैं ना तो ठीक है मैम कि कन्वर्जेंस की आवश्यकता है, बट कन्वर्जेंस से पहले वो डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथनिंग भी होना मैम ज़रूरी है। कन्वर्जन तो बाद में होगा जब वो आदमी सक्षम होगा। सो रेगुलर रिफ्रेशर, बाद में ट्रेनिंग भी लगेगा, ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू रिपोर्टिंग ऑफिशियल्स, जो लोगों का ट्रांसफ़र होता है, जो लोग नए आते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो कंटिन्यूस हैमरिंग होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू। कल जो हमने गलती किया था उसके लिए सॉरी, पर वो गलती से आदमी सीखता है। ओके। Wow, thank you so much. Very nice presentation. I request the nutrition team to first come and present, and then we are going to take the responses. Nutrition team, who is presenting, please come. And I strictly encourage that you stick to 10 minutes maximum for the presentation, because there are other groups as well and we don't want to hold anybody much longer.
एस्पिरेशनल ब्लॉक बसेरी, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, राजस्थान से हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूट्रिशन थीम में टोटल 7 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जो पहला इंडिकेटर है वो प्रेग्नेंट वुमेंस के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और जो सेकंड इंडिकेटर है वो 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों को SNP, और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर ही हॉट कुक मील बनाने से संबंधित है। तो इसमें जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में जो चैलेंजेस है, फर्स्ट इसमें पहला चैलेंजेस ये है कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से FRS मैंडेटरी कर दिया है, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसके तहत उनको जो आधार है उनसे लिंक किया गया है और उनका फोटो कैप्चर होता है जो उसके आधार डेटाबेस से 100% मैच होना जरूरी है, तभी उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की ऑनलाइन एंट्री की जा सकती है। अन्यथा अगर उसको आप ऑफलाइन न्यूट्रिशन उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन उसकी ऑनलाइन एंट्री ऐप पे नहीं हो पाती है। इससे पहले तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद आप 90% तक कर सकते थे, लेकिन जब से FRS इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से इसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है, क्योंकि कई बेनिफिशरी हैं जिनकी FRS कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऐप में टेक्निकल इश्यूज है कई, दूसरा कई जो बेनिफिशरी है उनके जो मोबाइल नंबर है आधार से जो अटैच है वो मोबाइल नंबर उनके पास अभी नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं। इसके अलावा कई बार OTP से रिलेटेड, जैसे UIDAI की जो साइट है उसे OTP बेनिफिशरी के मोबाइल नंबर पर नहीं आ पाता है। और इसके अलावा ऐप में भी कई समस्याएं, कई ये है कि नेटवर्क की समस्याएं रहती हैं, उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो स्लो हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, या फिर कईयों के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तो FRS इंट्रोड्यूस होने के बाद में SNP में थोड़ा डिक्लाइन आया। इसके अलावा इसमें जो एक चैलेंजेस ये भी है कि इसमें 100% आपके पास कई बार स्ट्रेटजी नहीं रहती है कि किस प्रकार आप मंथली सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को फिजिकली चेक कर सके, जिससे एंट्री इंश्योर हो सके कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर अपनी एंट्रियां पोषण ट्रैकर ऐप पर कर रही हैं। इसके अलावा जो एक इशू है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप पर ही आंगनबाड़ी लेवल पर सारी एंट्रियां की जाती हैं कार्यकर्ता द्वारा। तो इसमें जो ये पोषण ट्रैकर है ये फ्रीक्वेंटली इसके वर्जन आते रहते हैं, लगभग मंथली हर मंथ ही इसका नया नया वर्जन आता रहता है, जबकि कार्यकर्ता इतनी IT इनेबल नहीं है, वो उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि वो उस हर चीज़ को समझ पाए। तो इसके लिए उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मंथली वर्जन आते रहते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले एक तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा IT बर्डन है। जैसे हम देखें कि एक तो पोषण ट्रैकर ऐप हो गया, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसकी भी एंट्री वो अपने स्तर से ही करती है और उसके लिए भी अलग ऐप है। इसके अलावा जो स्टेट की स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम है, जैसे राजस्थान में उड़ान योजना नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उसकी एंट्री भी एक अलग ऐप से होती है। तो उसके पास इतने सारे ऐप हो गए हैं कि वो इतनी सक्षम ही नहीं है IT इनेबल, लेकिन उसको IT बर्डन कर दिया पूरी तरीके से। तो एक तो इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, दूसरा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तो पोषण ट्रैकर, क्योंकि ये अपने जो 7 में से जो 5 इंडिकेटर्स है वो पोषण ट्रैकर ऐप पर ही हैं, तो उसकी पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, जिससे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उससे उसको इक्विप किया जा सके। दूसरा ये है कि जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, जैसे SNP अपन उपलब्ध तो करा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो बेनिफिशरी है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उसे कंज्यूम कर रही है नहीं कर रही, और अगर कंज्यूम भी कर रही है तो केवल वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। उसके अलावा जो वो घर से जो भी अपना खाना खा रही है उसमें कितने न्यूट्रिशंस है, उसके लिए भी प्रॉपर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कार्यकर्ता के द्वारा। तो उसके लिए भी कार्यकर्ता की ट्रेनिंग होनी चाहिए पोषण से संबंधित, ताकि वो प्रॉपर जो क्योंकि ये तो केवल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, बाकी खाना तो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने घर से ही लेगी, तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, इसके लिए काउंसलिंग बराबर होती रहे। और इसके अलावा कम्युनिटी में जो बच्चा होता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये केवल उसकी माता की जिम्मेदारी है, जो मेल पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। तो इसके बढ़ाने के लिए भी कम्युनिटी का इंगेजमेंट होना चाहिए, पोषण चौपाल या फिर कम्युनिटी खिचड़ी जैसे कुछ प्रोग्रामों का आयोजन किया जाए, जिससे अवेयरनेस को बढ़ाया जाए।
इसके अलावा जो इसमें अपन जैसे कार्यकर्ता की जो क्वालिफिकेशन है और एज है उसके अकॉर्डिंग उनका सेग्रीगेशन करके और अपन जो पोर्टल है पोषण ट्रैकर पोर्टल ब्लॉक लेवल पे उस पर देख के कि कहाँ पे किस किस आंगनबाड़ी सेंटर पर कम एंट्री की जा रही है और उनसे फीडबैक ले किस कारण से कम एंट्री की जा रही है, इसके आधार पे अपन फोकस करके और उनकी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा एक जो SNP है इसकी जो कॉस्ट नॉर्म्स है वो काफ़ी पुराने हैं, 2018 के बाद इसको रिवाइज नहीं किया गया है, तो इसके जो कॉस्ट नॉर्म्स है SNP के उनको रिवाइज किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका टाइमली फंड रिलीज किया जाए। ये कुछ इसके प्रपोज सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा जो तीसरा इंडिकेटर है वो मेजरिंग एफिशिएंसी या ग्रोथ मॉनिटरिंग से संबंधित है, जिसमें बच्चों की हाइट और वेट आंगनबाड़ी वर्कर है उसके द्वारा ली जाती है और उसकी एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर ही की जाती है। इसमें ये जो इंडिकेटर है मेजरिंग एफिशिएंसी ये लगभग सैचुरेटेड है, इसमें 97-98% और कई ब्लॉक्स 100% यहाँ तक रहता है, लेकिन वो डाटा तो काफ़ी फिल हो रहा है 97-98% तक, लेकिन इसकी क्वालिटी कितनी है उसको इंश्योर करना जरूरी है कि जो अपन भर रहे हैं उसकी हाइट और वेट वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं है। अगर तो इसमें कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि जैसे अपन मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि जैसे उसमें कुछ भी पॉइंटों में भी अगर वेट में हाइट में कुछ डिफरेंस होता है तो बच्चे के सैम या मैम में जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे मैंने बताया था कि कल अगर अपन वेइंग मशीन को अनइवन सरफेस पे रख देंगे तो वो क्या उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है वेट दिखाने में। उसके लिए अपन को बिल्कुल समतल जगह चाहिए, इवन जगह चाहिए। अगर वो उस पर इवन जगह पे नहीं रख पाएगी तो फिर उसमें कुछ भी पॉइंटों में अगर गड़बड़ आएगी तो सैम या मैम में जाने का संभावना बनी रहती है बच्चे की। तो इसके लिए कार्यकर्ताओं की जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ पे स्टैंडियोमीटर हो गया, साल्टर स्केल हो गया, तो इसके लिए कार्यकर्ता की बराबर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको किस तरह इसको यूज़ करना है ताकि उसमें सैम और मैम का जो एकदम सही डाटा आ पाए, उसकी क्वालिटी इंश्योर हो पाए। और इसमें जो ट्रेनिंग है कार्यकर्ताओं की, ये कैस्केडिंग ट्रेनिंग ना होके फिजिकली प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे जो वो कार्यकर्ता हैं वो सही एंट्री कर पाए पोषण ट्रैकर ऐप पर। और दूसरा इसमें एक चैलेंज है कि जो सेंटर्स पर जो इक्विपमेंट रहते हैं कई बार इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती है और कई सेंटर्स पर ये उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं, तो जिसके कारण कार्यकर्ताओं को मेडिकल के थ्रू या फिर उनके सहायता लेनी पड़ती है। तो कई बार एक महीने ना करके दूसरे महीने वो करती है, तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। इसलिए इसमें प्रॉपर इक्विपमेंट डिलीवरी रहे और जो इक्विपमेंट अगर आ गए हैं तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो रेगुलरली होती रहे, जिससे कि वो एंट्री सही से कर पाए। तो इसमें ट्रेनिंग्स में यही है कि इसमें प्रॉपरली उसकी कार्यकर्ता की इससे रिलेटेड ट्रेनिंग हो, किस तरह की उसको एंट्री करनी है और इक्विपमेंट को किस तरह यूज़ करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए प्रैक्टिकली। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे एक इसमें ये भी सजेशन था कि iGOT जो कर्मयोगी पोर्टल है उस पर भी अपन इससे संबंधित सेशन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी कार्यकर्ताएं उस पर समझ पाए वो इतना नहीं रहेगा। जो कार्यकर्ताएं कम पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि कई कार्यकर्ता हैं जो अभी भी 5वीं 8वीं पास है काफ़ी, तो उनके द्वारा उस पोर्टल पर देख पाना संभव नहीं हो पाएगा, तो उनकी केवल फिजिकल ट्रेनिंग सही रहेगी। और कुछ कार्यकर्ता हैं जो बहुत अच्छी सक्षम है वो iGOT पोर्टल पर देख सकती हैं, तो इस प्रकार से इनका ट्रेनिंग सेशन रखा जा सकता है। आगे के जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में श्वेता मैडम आपको जानकारी देंगी। हमारा चौथा इंडिकेटर है सैम और मैम बच्चों का। सबसे ज़्यादा सर हम इसमें अपना एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि जैसे मेजर इफिशियंसी की बात आ रही है, जब ये इंडिकेटर हमारा सुधर जाएगा तो हमारा सैम मैम बच्चा भी सुधर जाएगा। अगर मेजर इफिशियंसी को अगर हम चाहे वो हमारा वेइंग मशीन हो या पोषण ट्रैकर का ऐप हो या हमारी सेविकाओं का ट्रेनिंग हो, सारा संबंधित सैम मैम से, क्योंकि बच्चे जब हम लोग फील्ड में सर जाते सारे लोग भी जा रहे होंगे तो सैम मैम बच्चे उतना नहीं रहते जितना कि ये हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पर दिखता है। तो क्या है कि मेजर इफिशियंसी में हमारी वर्कर ट्रेनिंग
अच्छे से नहीं ले पाने के कारण वो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो इधर कर रही हैं और उसका इनरोलमेंट जो है पोषण ट्रैकर पर सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। इस कारण ये हमारा सैम मैम का थोड़ा सा आंकड़ा जो है, जो भी हमारे डेटा हैं उनमें सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सर हम चाहेंगे कि हमारी सुपरवाइजर जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर और CDPO के जो हमारे ग्रास रूट लेवल और हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की जो कड़ी हैं सुपरवाइजर हैं, उनको सर कभी भी ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिल रहा हो। वो सीधे आती हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है और सीधे वो फील्ड में आ जाती हैं और उनका कहीं ना कहीं हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, सारे CDPO स्तर से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सर हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सुपरवाइजर को एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में उनको कहीं रिफ्रेशमेंट या रिफ्रेशर या ये जॉब कोर्स दिया जाए, जिससे कि उनके स्किल में मतलब बेसिक स्किल में थोड़ा सुधार हो सके। सर वीक कम्युनिटी इंगेजमेंट, कहीं ना कहीं सैम मैम बच्चे अगर होते हुए तो माता पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। उसके लिए हम कहेंगे कि अगर इसका जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि हमारा सैम बच्चा या मैम बच्चा का पहचान जब वहाँ पर माता स्वस्थ नहीं रहती हैं, उसके लिए हमें कम्युनिटी बेस भी हमारा अन्नप्राशन है, गोद भराई है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि अगर जब माँ एक जागरूक या किशोरी जागरूक होगी तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का सुधार करेगी। उसके लिए स्पेशल हमारे कोई भी वर्कर, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो या आशा हो, उन्हें स्पेशल जाकर होम टू विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं चौपाल, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि चौपाल लगाकर या कोई ऐसा हम अगर कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, उन्हें जागरूक करें कि अपने हेल्थ और पोषण को कैसे सुधार करेंगी कि हमारा बच्चा सही से उसको हम अब डिलीवर कर सके। और सैम मैम का पहचान अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चा ये सैम मैम आंकड़ा मुख्यतः हमें नीचे वाले लेवल पे ही देखने को मिलता है, हाई ऑथोरिटी में उतना नहीं होते हैं जितना कि हम नीचे पे देखते हैं। तो यहाँ भी हमें चाहिए कि LS आंगनबाड़ी वर्कर हमें चौपाल लगाकर, चाहे अन्नप्राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी हमारा सामुदायिक बेस्ड प्रोग्राम होता है, उनमें हम उन्हें जागरूक करके इसको हम कवर अप कर सके। हमारा उसके आगे इंडिकेटर है टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर। सर ये बेस से हमारा प्रोग्राम ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे PRI से रिलेटेड है, क्योंकि अगर सहयोग कर देते हैं तो टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर कहीं हद तक हमारे फंड अगर अवेलेबल करा दिया जाए तो ये हमारा सही इसमें सुधार हो सकता है। पूर्व से सर 72% इसमें सुधार हुआ है। थैंक यू। Thank you so much. That was a very structured and succinct presentation. I now request the states that have joined here, if they have any question or any comments or any inputs to the presenters, you may please raise your hand. We will unmute you. Different states and districts have joined here. If you have any input, any feedback to the presentation made, anything that you think should be added or should be changed, you may please raise your hand. All right. I think we can move to the next group, which is the education group. May I please invite the presenter from education group to come here and make the presentation. Good afternoon, everyone. We have 11 KPIs in education department. As far as the KPIs in education department concerned, first of all, let us introduce ourselves. அனைவருக்கும் வணக்கம். I am Sambat Kumar, Sivaganga district, Tamil Nadu.
I am T.R. Swami, BEO, Chamarajanagar, Karnataka. सुरेश पांडे, प्रिंसिपल PM Shri Government Senior Secondary School, Malab, Noo, from Haryana. In education, we have 4 KPIs are in connection with the transition rates of boys and girls who are studying in primary, upper primary, high and higher secondary schools. As far as these KPIs are concerned, and there are some challenges which are related to some poverty and economic burden of the parents as well as the students, which are leading to dropouts. Similarly, migration of parents, seasonal or some occupational related migrations. As far as the doctor our team mentioned, some early marriages, especially for girls, also lead to the lagging in the transition rate. A long distance of the location of the schools of higher secondary and secondary schools, as well as the lack of some safe transport, as well as the hostel facilities. This leads to some transition rates, some reduction in the transition rates. Similarly, in some areas, poor quality and appeal for the upper primary education is lagging behind. Some social reforms as well as social norms which demands or which lags behind the achieving of the girls' education is also a reason for the transition rates and the diminishing rates of transition rates. Solution, as far as the solutions, we find that we can offer some financial incentives for both boys and girls studying in schools up to higher secondary. We have several scholarship schemes in some states, and we can generalize the financial incentives like scholarship and cash transfers. Like in Tamil Nadu, we offer 10, 11, 12 students almost 5,000 rupees on completion of their higher education, higher secondary education. Similarly, mentoring some awareness campaigns in the education. As Armstrong quote says, one small step for man, a giant leap for mankind. If a girl or boy completes his higher secondary education, it will be a giant leap in its generation itself. So we must give proper awareness regarding the importance of the education. So more higher secondary schools and the secondary schools should be built in their premises, in their localities as far as possible, wherever possible. Similarly, in some areas, teacher for girls, especially for female teachers, may be insufficient. In those areas, and the teachers should be provided adequately. Similarly, for the career guidance program should be properly organized and regularly practiced for motivating and for guiding to higher education. Yes. Can you please stick to the challenges and solutions that you as a block officer can take up? Do not mention recruitments and buildings, etc. Because can a block officer do recruitment? They can't, right? So don't talk about that. Only talk about the things that as a BLO what you can do. Okay? Sure. Please limit yourself. Remove everything else. Yes. Another KPI is people-teacher ratio. People-teacher, the challenges are some uneven distributions of teachers in various blocks. Similarly, teachers with non-teaching works burden. Low subject teachers for some specific areas are not available. These are all the challenges. As far as the solutions concerned, as a BEO or black level officers, we can do the UDS plus audit for PTR. Similarly, we can strengthen the governance on the block and district level to ensure the PTR is correct in a right way. We can do the rational deployment of teachers across the schools. Because in some schools, number of the teachers will be more, some schools number of teachers may be less. We can do the rational deployment of the teachers. These are all the points we are going to mention. That's all. Similarly, we can strengthen the pre-service and in-service training for the teachers. Okay. The next KPI is adequate girls' toilet.
So as far as the girls' toilets are concerned, most of the toilets exist, but sometimes or most of the time they are locked or dirty or without water. Some poor maintenance of the toilets and lack of some menstrual hygiene knowledge is missing among the girls. Some social stigma around the menstrual health of the girls are also existing. The solutions we found that we should ensure the toilets are functional, clean and private with the cooperation of the another departments, inter-department coordination. Similarly, we can allocate some operational maintenance budget to assign responsibility to maintain proper toilet with the help of SMC or SMDC arrangements. Similarly, the regular monitoring of, as I said earlier, regular monitoring of SMCs, mothers groups, panchayats, SHGs should ensure the health and hygiene and quality of the girls' toilets. UDS plus also we have some integrated sanitation in school audits. We have to ensure that these are all the. Then we can mobilize some involvement of CSR funds to maintain proper hygienic toilets. These are all the points we found as a solutions. And the next area is trained teachers for children with a special need. Here we found the challenges as some limited teacher training in inclusive education, human resource management issues. Some BRCs maybe the number may vary in accordance with the number of students, with the CWS students. So the inaccessible school infrastructure and a low motivation among teachers for upskilling themselves to handle the CWS children. Solution could be partnerships with the RCI diets and the NGOs for workshops, regular workshops for teachers, and we can create a pool of resource teachers per block, and we can increase the resources there by which we can assist the CWS children. And cascading some blended training models, we can offer them through diets or at BRC and CRC levels. Some assistive resources can be built, and we can track the progress of the external progress of this training for the teachers through the UDS Plus. We have already a module there. So we can converge some various departments such as health, our social justice and empowerment department, WC, etc., by which we can mitigate this KPIs lagging. Then our final KPIs are KPIs 11 and 11, 8 to 11 are yes 8 to 11 KPIs are concerned with the pass percentage of 10th and 12th examination results. The students securing 60% and below marks in the 10th and 12th exams. The challenges we found that weak foundational learning and lack of remedial support, and limited labs, libraries and ICT facilities, and exam stress, some absenteeism and socio-economic barriers. Girls, as I said earlier, girls face earlier marriages, domestic workload and lack of mentors. Malnutrition and which affects the learning outcomes. These are all the challenges. As for the solutions, sir, some subject-specific remedial classes should be there for tutoring the students, which is under Samagra Shiksha, and some at the onset of every academic year, the teacher should be trained properly on pedagogy and for the examination preparation also. And regular meeting and visit to the low attendance as well as schools as well as the low performing students. Classrooms. Similarly, the home visit to students also should be engaged in Tamil Nadu. We have some ITK system, that is Illam Thedi Kelvi, where students are trained at their locality also in the upper primary and upper primary level. That can be extended to high school and higher secondary level also if possible. Similarly, formative assessment should be periodically done with the feedback so that we can assess the students' performance at the earlier stage. Providing some transport, some hygiene products and nutrition for the well-being of the students. That also, whenever possible, we can assist for them. Digital learning tools for examination preparation can be made with the help of CSR fund and other resources. Skill training and vocational training wherever possible may be imparted to students to increase the exam results. These are all the solutions we find.
Training needs, as far as the training needs, we found some points to make. So alumni outreach. If a student got through in his high school or higher secondary education, when they reach their colleges, they become the alumni. They will say the importance of the education. So the alumni outreach, formation of student teachers forum can be made in every school, and some regular dialogues with the parents and other stakeholders by various officials including SMC, SMDC, BO should be made clear periodically. Some training of teachers on sanitation and hygiene should be made also. These are all the points we want to make. Some additional points may be added by my friends also. Thank you. Okay. हेलो मैम 2 मिनट. मैंने हाँ 2 मिनट बस ये कह रहे थे एजुकेशन से जो 11 इंडिकेटर्स हैं उसमें जो सर ने बताया चीज़ें सारी कुछ पीपी में है, पीपीटी में है. इसमें कहते हैं पहला जो 4 है ट्रांजिशन रेट से संबंधित है. ट्रांजिशन रेट का जैसे कल हमने कहा था कि 31 मार्च को जो फाइनल सेशन होता है बच्चों का वो कंप्लीट होके नेक्स्ट अपर स्कूल में बच्चे को चला जाए. तो एक तो वो पॉइंट नज़दीक के स्कूल जो अपर हो वहाँ बच्चा जाना चाहिए. दूसरा चाहे तो पेरेंट्स को मोबिलाइजेशन ये ज़रूरी है मैम, इसके बिना हमारा अचीवमेंट हो नहीं पाता है. तीसरा जो है इसमें ऑनर बोर्ड हर क्लासरूम में लगे. बच्चे जैसे हमने अपने क्लासरूम में लगा रखा है हर क्लासरूम में बच्चों का टाइम टेबल के बगल में बच्चा अगर 100% अटेंडेंस करता है उस मंथ में तो उसका नाम और उसका फिगर फोटोज में होता है. नेक्स्ट मंथ होते ही फिर दूसरा बच्चा जिससे कि इंटरेस्ट ले बच्चे को पढ़ने में तो बच्चा वहाँ जा सकता है जिससे कि इंटरेस्टेड हो. साथ ही में जो बच्चों को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए एजुकेशन के साथ ड्रॉप आउट कम हो या ट्रांजिट रेट पूरा 100% हमारा हो. स्पोर्ट्स गतिविधि जैसे ज़्यादा और होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी, क्विज, ड्राइंग और सैटरडे जैसे जॉयफुल एक्टिविटी हमारे स्कूल में पहले मनाया जाता था. हरियाणा में उन्होंने किया था बैग फ्री डे करके सैटरडे एक्टिविटीज़, तो उसमें बच्चा इंटरेस्टेड है. कंप्यूटर हमारे यहाँ है पूरा, लेकिन कंप्यूटर आज तक टीचर अवेलेबल नहीं हो पाया. तो टीचर कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा ना सिर्फ कंप्यूटर जो सफ़ेद हाथी बन जाए. दूसरा स्किल पे जोर देना है कि आवश्यकता इसलिए कि बच्चे जो है 9वीं 10वीं के बाद गरीबी के कारण भी नहीं पढ़ पाते. तो स्किल में बच्चों को टीचर्स को ये लगेगा उनके पेरेंट्स को कि बच्चा अगर आएगा तो कुछ सीखेगा तो कुछ रोज़गार मिलेगा. तो स्किल हमारे यहाँ है लेकिन स्किल के टीचर्स नहीं है. और दूसरा इसमें जो 5वां PTR, 6ठा गर्ल्स टॉयलेट और 7वां CWSN ये हमारे लेवल का नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के लेवल का है. लेकिन लास्ट में फिर बोर्ड एग्जाम्स के आता है जो पैरामीटर्स हमारे लास्ट के हैं 8 to 11, उसमें रिजल्ट्स के लिए हम कर सकते हैं मैम. जैसे कि हमारा सिलेबस हो, सिलेबस पूरा ऐसे डिज़ाइन हो कि 9 मंथ में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए. लास्ट के 3 मंथ जो है सिर्फ रिवीजन और सैम्पल पेपर के लिए रहे तो अपने आप जो लास्ट के 4 इंडिकेटर है वो अपने आप 100% हो जाएंगे. अगर लास्ट में 3 महीना सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रिवीजन के लिए मिलता है और बच्चों का सैम्पल पेपर को सॉल्विंग को मिलता है तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा 100%. आसानी से लास्ट के 4 इंडिकेटर हम अचीव कर लेते हैं. उसके साथ ही साथ हम ये देखने में आता है मैम कि अच्छा 1 डे 1 टेस्ट भी हो. प्रत्येक डे लास्ट का जब हमने एक दिन में एक टेस्ट हमने निर्धारित कर दिया. हम क्या करते हैं 5 पीरियड पढ़ाते हैं बच्चों को, उस दिन का रिवीजन करवाते हैं. लंच के बाद जस्ट 3 पीरियड जो होता है उसमें हम टेस्ट लेते हैं. पहले से डिसाइड होता है कि मंडे को फिजिक्स का लेना है, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, इस तरह का डिसाइड. साथ ही साथ एक क्लस्टर का मैडम स्कूल होना ऐसा चाहिए जिसमें जैसे हमारे एक स्कूल में फिजिक्स का टीचर अगर नहीं है तो साल भर फिर नहीं रहता, केमिस्ट्री का नहीं है तो नहीं रहता. तो हमें क्लस्टर का ऐसा स्कूल हो जिसमें सभी तरह के टीचर्स अवेलेबल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. बच्चा जो पढ़ना चाहे सही पढ़ ले, आसानी से बस की सुविधा भी उपलब्ध हो, उस क्लस्टर लेवल पे आ जाए. इससे ये ना लगे कि हमें इस सब्जेक्ट का हो सकता है टीचर में साल भर ना मिले. गवर्नमेंट में एडमिशन का कम थोड़ा सा ये होता है कि एक टीचर अगर गया तो गया, फिर हो कब आ रहा है इसका नहीं पता चलता. तो 100% टीचर्स हो एक कम से कम क्लस्टर के स्कूल में जहाँ की सारी चीज़ें अचीव कर सके तो आसानी से इंडिकेटर्स अचीव हो जाएंगे और हम सारे इसमें प्रयास भी करें, हो भी जाएगा जल्दी है. Okay, thank you so much. Thank you. I again reiterate that we will limit the discussion to the training requirements, non-training issues such as recruitment, infrastructure. Let us not discuss this in this forum because this is not the subject of this training. Also, when you are answering to the question or when you are presenting training needs, try to answer a question that as if I am asking you that I am a new block officer
and I want to solve this problem, what should I do? And what will you tell that block officer? You give that answer. आपने मुझे ये बताया कि आपके पेरेंट टीचर मीटिंग्स रेगुलर होने चाहिए. आपके स्कूल के टीचर के तहत अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कैसे उसको रेगुलर करवाऊं, तो आप मुझे क्या बताएंगे? मुझे वो पता करना है कि मैं कैसे पेरेंट टीचर मीटिंग रेगुलर करवाऊं. ठीक है, सो ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस व्हिच एग्जैक्टली विल हैव टू बी डन बाय द ब्लॉक ऑफिसर्स. देन वी कैन kind of go deep into the and identify the low hanging fruits and the short wins for this thing. I would like to invite participants and states who have joined online, if they have any question or any input to the presentation, you may please unmute yourself and make your comment. Any participant has any input to the presentation just made on education? All right. We can move on to the next sector, which is agriculture. I request the presenter from agriculture to please come here and make his presentation. Good afternoon everyone. Myself Saranjeet Singh, Block Agriculture Officer Nihal Singh Wala, District Moga from Punjab. Agriculture is a very challenging sector nowadays, but not impossible. Our indicators can be saturated easily. We have many challenges, but we have also solutions. सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है एफपीओ का. सबसे बड़ी बात जो चैलेंज की है, चैलेंज में सबसे पहले जो फार्मर की अवेयरनेस है रिगार्डिंग एफपीओ बहुत कम है, और बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनको एफपीओ के बारे में पता ही नहीं है कि एफपीओ क्या चीज़ है. हमारे पंजाब में तो 100% सैचुरेशन है, बट कई स्टेट्स में ये बड़ी प्रॉब्लम है. सो इसके लिए जो फार्मर को ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है. जैसे हम ग्राम पंचायत के लेवल पे, गांव में, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उसमें ये शामिल करना बड़ा ज़रूरी है. फार्मर को एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो एफपीओ के बारे में बताए, कैसे एफपीओ रजिस्टर करवाना है, आगे कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लेके जाने हैं. और दूसरा है एफपीओ मार्केटिंग की जो बड़ी प्रॉब्लम है. प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए और कैसे इसकी सेल बढ़ाई जाए. इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटिंग की जो है उन्हें ट्रेनिंग भी चाहिए, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे मार्केटिंग किया जाए. जैसे एडवर्टाइजमेंट, सोशल का ज़माना है, और सोशल मीडिया में जो है उसमें जो फेसबुक है या ट्विटर है या और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें उनको मार्केटिंग के लिए जो प्रमोट करना चाहिए. हमें डिपार्टमेंट भी हम फार्मर को लेके उन ग्रुप में उन्हें आगे प्रमोट करते हैं कि कैसे आपने जो फार्मर के ग्रुप हैं, जहाँ सिटी में लोग हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ख़ास करके ऑर्गेनिक की तरफ हमारा जैसे क्वालिटी की तरफ है, पहले हमारा क्वांटिटी की तरफ था कि हमारे पास जो भोजन कम था, और अब क्वालिटी की तरफ भी हम कम काम कर रहे हैं. जैसे कोई एफपीओ है, कोई जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा कि वहाँ जो वीट की वैरायटीज़ है, जैसे चपाती वैरायटी है, जिंक 1 है, और शुगर के मरीजों के लिए भी RS1 वैरायटी तैयार की है. और ऐसे प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लेके जाते हैं, और तब जो सिटी में लोग होते हैं वो आसानी से खरीद लेते हैं.
और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। प्रिंट मीडिया में भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़ के रूप में कर सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी काम है। दूसरा है वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन का बड़ा जो काम है वो किसान अपने खुद कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे शुगर केन है, उसमें जैगरी बनाया, गुड़ बनाया, बना के उसको सेल करना है। सेल करना है तो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई रोड ले लो, वहाँ कैनोपी लगा लो, और जो जैसे आप नॉर्मल बेचेंगे तो उतना रेट नहीं मिलेगा। उसको क्या करना है, अपने एफपीओ का अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है, ब्रांड रजिस्टर करवा के और अपना बढ़िया सा लोगो बनवाना है एफपीओ का, और पैकेजिंग जो उसकी है उसका जो लेबल लगाना है, पैकिंग है, चाहे पॉलीथीन है, चाहे जूटी बैग है, उसको बहुत अच्छी तरह से करना है और उस पर पूरा अपना डिटेल देना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं पंजाब की, तो हमारे मोगा में एक रिलीजियस प्लेस है, खुसा कोटला गांव मोगा में है। वहाँ एक जो रिलीजियस प्लेस है उसके इंचार्ज जो बाबा जी हैं वो गुरुद्वारा की भी काफ़ी ज़मीन है और उन्होंने एक एफपीओ बनाया हुआ है और कई मेरे साथी होंगे उन्होंने विजिट भी किया होगा और वो हल्दी का काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सेल भी कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ऑयल सीड की एक स्कीम आई है और उसमें क्या है कि जैसे कनोला हाईओला आपने सबने सुना होगा, जो जिसमें रूसिक एसिड कम होता है और वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। जैसे उसकी जो ऑयल केक बनता है, फीड बनती है, वो भी अच्छा है। वो जो एनिमल को फीड दिया जाता है वो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है और उसमें ग्लूकोसिनोलेट जो केमिकल होता है वो भी कम होता है। और उसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट जो ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल लगाई जानी है वहाँ एफपीओ में और फार्मर रजिस्टर कर रहे हैं हम, और पर ब्लॉक 60 फार्मर जो अपना कलेक्ट करके जो GSC 7 PAU की वैरायटी है कनोला की, और उसको इकट्ठे करके सारा एक जगह में तेल निकाल के उसको एफपीओ के लोगो से ब्रांड से जो उसको सेल करना है। डीसी साहब ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी हमें जो इसमें जो काफ़ी साथ मिल रहा है, उन्होंने बोला कि यहाँ भी BSC कम्प्लेक्स में भी एक कनोपी दी जाएगी और जहाँ भी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ सेल हो सकता है वहाँ टेम्परेरी कनोपी लगा लो चाहे परमानेंट लगा लो, सेल करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सो एफपीओ के ये मार्केटिंग के लिए जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा है यूजिंग ई-नाम प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ में रेगुलर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जिसमें फार्मर और डायरेक्ट सेल कर सकता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ऑनलाइन अपना पोर्टल है। इसमें क्या है कि मिडिल मैन नहीं है और जो डायरेक्ट कहीं भी कोई फार्मर अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। उसमें क्या है कि मिडिल मैन नहीं है, आपको जो रेट जो उसको मिलेगा वो मिल जाएगा जितना भी वो उसका प्रोडक्ट का होगा। और दूसरा क्या है कि जो मंडियों का है, मंडियों को जो उसकी मार्केट फीस है वो भी उन्हें अगर ज़्यादा वैल्यू पे कोई चीज़ सेल होगी तो मंडी बोर्ड का भी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा इससे। और दूसरा है प्राइम एरिया में कैनोपी लगा के सेल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड में ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सॉयल हेल्थ कार्ड में ज़्यादा लैक ऑफ मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैन पावर में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे खास तौर पे सॉयल टेस्टिंग लैब की कमी होती है, जहाँ कोई पर्टिकुलर सॉयल टेस्टिंग लैब है उसमें स्टाफ की कमी हो सकती है। उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर सॉयल लैब है, अगर किसी डिसिप्लिन में कोई ज़्यादा स्टाफ है, उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, उसको एंगेज करके लैब में यूज कर सकते हैं। और किसी लैब में टारगेट ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, ये मैनेज कर सकते हैं। ये मान लो ए प्लेस पे जो लैब है उसमें टारगेट कम है, दूसरे में ज़्यादा है, और सॉयल सैंपल वहाँ दूसरी जगह भेज के भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं।
ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल अरेंजमेंट से ये सॉल्व हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एटीट्यूड टू फॉलो रिकमेंडेशन ऑफ द सॉयल हेल्थ कार्ड। क्या होता है कि सॉयल हेल्थ कार्ड बन जाते हैं, बट फार्मर जो रिकमेंडेशन हम देते हैं वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करता अपने खेतों में। जो है फार्मर देखो देखी, दूसरे ने यूरिया 3 गट्टे डाल दी, दूसरे ने 5 गट्टे डाल दी, और उसको देख के करता है। चाहे हम कितना भी अवेयर कर लेते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, फिर भी बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसमें हम जो है क्या करते हैं कि गांव ग्राम पंचायत की तरफ से और हम ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पर्टिकुलर फार्मर से मीटिंग करते रहते हैं। उनको सॉयल हेल्थ कार्ड दिखा के उसके जो पर्टिकुलर होते हैं अच्छी तरह से उनको समझाते हैं कि ये अगर नाइट्रोजन की कमी है तो इतनी खाद डालनी है, अगर ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो ग्रीन मिनरिंग कैसे करनी है। और ये चीज़ें सब अच्छी तरह से समझाएंगे तो फार्मर विश्वास करने लगेगा। और दूसरा है कि जब सॉयल हेल्थ कार्ड बनते हैं कई बार रेपिटेशन हो जाता है। फार्मर क्या करता है, एक लैब से टेस्ट करवाता है, फिर दूसरी लैब से टेस्ट करवाता है। कई बार टेस्टिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है, टेस्टिंग में भी ह्यूमन एरर भी आ जाती है, और फिर भी जो फिर बिलीव नहीं करता फार्मर। इसके लिए क्या है कि उसको समझाना चाहिए कि एरर तो थोड़ा बहुत आ जाता है, और इसमें नामविश्वास करने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि मशीन में भी कई बार थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन जो अब मशीनें हैं जो सारे के 16 आता है, सब टेस्ट करती हैं। जो मशीनें, बड़ी मशीनें एस्पिरेशन में भी मिली है, हमें भी मिली है मोगा में, काफ़ी अच्छी मशीन है, और उसमें एरर की बहुत कम कमी है, मतलब बहुत चांसेस कम है उसमें, और एरर भी नहीं है। इसलिए अब फार्मर विश्वास भी करने लग गया है, इसलिए इसको 100% करने में इस पॉइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तीसरा पॉइंट है फॉल्टी सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर्स। कई स्टेट में क्या है, कई एजेंसियां गवर्नमेंट की तरफ से लगाई हुई है, कई जगह एनजीओ भी ये काम कर रहे हैं, सॉयल सैंपल कलेक्शन करके हमारे डिपार्टमेंट को देते हैं, हमें लेने पड़ते हैं वो। उसमें क्या है कि कई बार उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, सैंपल कैसे लेना है, जैसे हमारा सैंपल लेने का तरीका है वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते, फिर उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते। सो बड़ी ज़रूरत है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई एनजीओ लगी हुई है इस काम के लिए, उनको क्या करना है कि हमें ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग पहले दें, फिर उस काम में लगाएं। अगर जो अपने आप ही काम कर रहे हैं उनको मैंडेटरी कर दिया जाए कि उनको हमने ट्रेनिंग देनी ही देनी है। नेक्स्ट है पीएम किसान। पीएम किसान स्कीम के जो इंडिकेटर हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हम पंजाब में फेस करते हैं, EKYC की वेरिफिकेशन। अब क्या होता है कि जो मैंडेटरी होता है, ठीक है, नहीं तो गलत आदमी के पास भी ये स्कीम का पैसा जा सकता है। EKYC वेरिफिकेशन है कि फार्मर के फ़ोन पे मैसेज आता है, डायरेक्ट मैसेज आता है, कई बार फार्मर देखता है, इग्नोर कर देता है, कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कईयों के पास फ़ोन भी नहीं है। उसमें क्या है कि हमें डिपार्टमेंट को क्या होता है कि ढूंढना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है। हमारे डायरेक्टोरेट से भी एक अखबार में इश्तिहार भी जाता है कि EKYC ज़रूरी है, करवाओ सभी, नहीं तो खातों में जो किस्त नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। बट उसमें क्या है कि फिर भी फार्मर फॉलो नहीं करता। फिर हमने ये जो सल्यूशन है इसका, हम क्या करते हैं, हमारे आपको बताना चाहेंगे कि हमने खास करके मोगा जिला में क्या किया है, जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, जैसे हमारी कैंपों की न्यूज़ लगती है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैंप लगाते हैं, गाँव के लगाते हैं, उसमें स्पेशली मेंशन करते हैं EKYC के लिए, और बोलते हैं कि EKYC आप हमारे पास आकर भी करवा सकते हो, CSC में भी करवा सकते हो, और पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हो, किसी कैफे से भी करवा सकते हो, और उसमें स्पेशल मेंशन करते हैं। दूसरा है कि हम इसके लिए क्या हुआ है, जैसे हम स्पेशली EKYC लिए कैंप भी लगा रहे हैं, और स्पेशली डेट वाइज मेंशन लगा के टारगेट भी दिए जाते हैं EKYC के लिए। जैसे मुझे लगता है कि हमारा मोगा का फॉर एग्जांपल 6000 पेंडिंग है, 6000 को विलेज नोडल ऑफिसर को टारगेट दे दिया जाता है डिवाइड करके, और
हमें आप खुशी हो रही है ये आप बात बताने के लिए। हमें जो हमारे अपने प्रबंधकीय सेक्रेटरी है और श्री बसंत गर्ग जी, उनसे हमें एप्रिसिएशन भी मिल चुका है पिछली बार, और ये काम दूसरी स्टेट्स भी ऐसे कर सकती है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। दूसरा है फार्मर रजिस्ट्रेशन। फार्मर रजिस्ट्रेशन का कई बार होता है कि उन्हें पता नहीं होता कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, और इसके लिए भी जैसे स्पेशल कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस है, फार्मर को अवेयरनेस से ही हम हमारे पास बुला सकते हैं। दूसरा है कि अप्रूवल के लिए लेंथी प्रोसीजर है थोड़ा। जैसे हमने कोई आदमी है, उन्हें न्यू अप्लाई करना है, उसके लिए पहले ब्लॉक से अप्लाई होता है, खुद अप्लाई करते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर स्टेट में जाता है, लेंथी प्रोसीजर है। अगर यही पावर्स जो अप्रूवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया जाए तो ये प्रोसीजर जो लेंथी है वो शॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है एफएमडी का। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज है, उसके लिए वैक्सीनेशन चलती है, एनिमल डिपार्टमेंट का काम है। इसमें भी क्या है कि फार्मर को अवेयरनेस नहीं है कि हमने वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन करवाने का उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता कि इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके लिए भी कैंप लगा के ट्रेनिंग दे के फार्मर को अवेयर किया जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरा कि वैक्सीनेशन से रिलक्टेंट है, डरते हैं फार्मर। क्यों डरते हैं? जब वैक्सीनेशन होती है कि जो एनिमल है जो मिल्क दे रहा है वो स्ट्रेस में आ जाता है, डर जाता है। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, स्ट्रेस में आने के कारण 2-4 दिन उनका दूध कम हो जाता है, और फार्मर डरता है कि अगर वैक्सीनेशन करवा ली तो हमारा पशु है जो कम दूध देगा, और फ़र्क पड़ता ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर फार्मर के पास जो डॉक्टर है बार बार जाता है तो एनिमल भी हैबिचुअल हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि ये आदमी हमारे घर आता है। लेकिन कभी कभी जाता है तो फिर स्ट्रेस में आने से दूध कम हो जाता है, इसलिए फार्मर जो है वो रिलक्टेंट है इसके लिए। तीसरा पॉइंट है इसमें परसीविंग ए नॉन एसेंशियल अनलेस ए डिजीज आउटब्रेक अकर। इसमें क्या है कि जब तक डिजीज अकर नहीं होती, एपिडेमिक नहीं होती, तब तक फार्मर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता। जब डिजीज आ जाती है तो फिर भागता है कि अब कोई इलाज मिल जाए, फिर ऐसे जो लोकल लेवल के जो ट्रीटमेंट है वो भी करता है। लेकिन जो असली इसका ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन ही है। सो इस करके इसके कंपेन जो है अवेयरनेस की जो बढ़ानी चाहिए। दूसरा है कि कई बार वैक्सीनेशन की सप्लाई रुक जाती है, कोल्ड चेन सिस्टम नहीं होता। ये हमें जो सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके हम इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड वाटर स्टेटस, जो ग्राउंड वाटर स्टेटस है हमारा इंडिकेटर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इस पे काम होना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे लैक ऑफ एडिक्वेट, इसमें चैलेंज है कि माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स है, जैसे ड्रिप सिस्टम है, चाहे उसमें क्या है कि स्प्रिंकलर सिस्टम है। और ये छोटे फार्मर जो है वो अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। जो बड़े फार्मर है वो कर भी रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है कि थोड़ा जो है इसके सब्सिडी की सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाई जाए और उसको ट्रेनिंग दी जाए कि उनका फेलियर ना हो। और अगर ट्रेनिंग मिल जाए, सब्सिडी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 55% है, स्टेट अपने तरफ से करके 90-95 पे ले आए, तो इसमें काफ़ी अच्छा इंडिकेटर एंड सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Have you included your points in the presentation? Because it's not all Punjab, right? It's all Himachal and... Okay. I invite the states if they have any input or any comments to the presentation just made. आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से सॉल्यूशंस बताए हैं समस्याओं के। हम ये भी आशा करते हैं कि जब हम राइट शॉप करेंगे वहाँ पे आप इसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि ब्लॉक ऑफिसर्स को हम किस तरीके से कैपेसिटेट करें कि ये सॉल्यूशंस वो
पूरे अपने ब्लॉक में जो है ले जाए, उस पर भी आप थोड़ी सी चिंतन मनन जो है वो करेंगे. State से I don't see any hand raised, so we can straight away go to the next sector. There are 2 more sectors left. I would like to call upon the sector of social development, financial inclusion, and then the last sector of basic infrastructure, water sanitation. Basic infrastructure, water and sanitation is the largest sector. There are like 3 different sectors clubbed together. I'll call them last. I would now like to call social development, financial inclusion, please. Namaskar, I am Atiya Parvez, Block Development Officer, Gadapur in Udham Singh Nagar in Uttarakhand. And so, social development and financial inclusion is one of the sectors in the 40 KPIs of Kanshi Block program. So, majorly in social development, we have 3 key parameters, one of which is percentage of eligible household added to SHG. So it measures the total number of eligible households added to SHG in the block. Then we have the percentage of SHG receiving the revolving fund and the GPs that are digitally certified by the beneficiary. First of all, it is very important to realize that what is the current status of all these 3 parameters that we are trying to bring progress in. So if we see the national current status of the KPI, the household added to SHGs, the percentage change from March 2023 to 25 is negative 3.39%. That states that the performance is rather stable, but it is declining now. And then we have the second parameter, that is SHG with revolving fund, that is the performance is 61.11%, and that states the significant improvement in the performance of the state all over India in ABPs and GPs with 250 digital certified beneficiaries, which has a moderate improvement because of the PMG Digital Saksharta Abhiyan that was going on, that closed in March 2024. So now we are going to discuss about the social development indicators. First, for the inclusion of household of SHG. It is very important that we realize what are the challenge areas. So these are that low awareness in the SHGs, geographical inaccessibilities, data inaccuracy, inclusion due to social norms, a limited human resource, convergence gap, and internal dispute with SHGs and vested political interests. So let me elaborate on this, that the low awareness, what is the reason, is because the SHG members or the people who is the target doesn't know the benefit of being a part of the SHG. The process that is involved, that how they come under the umbrella of NRLM. Due to this lack of awareness, they don't become a part of, they are not included as household in SHGs. Then we have geographical inaccessibilities from plains to hilly areas and difficult tribal terrains and remote areas. Then we have data inaccuracy because we are not very sure of what is the baseline data is, and that hinders the outcome of including in SHGs. Then inclusion due to social norms. Look, there are various minority and people face a lot of cultural barriers, and that is why they don't, women do not go out. There are restrictions on them, so they don't become a part of SHGs. And similar on this. To elaborate more on this, I'd like to give you a data-backed example of block Gadapur. I have a video in this blog in Udham Singh Nagar. So what we did was, first of all, we need to map what is the problem is. So the problem was we were not very clear with the data or the baseline. So this is the population of this block. We use the data of SECC. SECC is Social Economic Caste Census. So every person or member who is a part of SEC is actually a target of SHG, is a target for SHG formation inclusion. So in Gadapur, if we see, so there were 12,000 97 people that were part of it. In SHG we have 10 member each. So the current status is 1262. So what we did, we made a plan out of it that in the first month we need to first of all validate the data. We have this data from online all over India, everybody has this data. We collected and we gave it to the village level officers and Gram Panchayat secretaries and adhikaris. So they verified it on their level. Anganwadi and Asha also helped us with this. So after the validation of what is actually the SECC data, we knew what our target was.
Then in the first month what we did, we had CRP rounds. हमने CRP के rounds चलाए गाँव में. हमने देखा कि कहाँ पर SHG बनाने की ज़रूरत है. हमको जब SECC का डेटा क्लियर हो गया तो हमको पता था कि किस गांव में हमको किस पे फोकस करना है. तो अब हमारा मेजर जो जैसे ही हमें क्लैरिटी मिली, हमने ये राउंड चलाने शुरू करे, तो इन राउंड से हमारे जैसे SHG फॉर्मेशन हुआ. तो जो मेजर एम है हमारा 80% ऑफ द टारगेट वाज क्लियर कि हम इनको पूरा कर पा रहे हैं. जब हमने ये काम करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट 3 months वी रियलाइज द फैक्ट कि कुछ जगह हमको दिक्कत आ रही है, पर स्टिल जो हमारा लो हैंगिंग फ्रूट था, जो मेजर टारगेट था, वो हम इस चीज़ से पूरा कर पाए कि हमने राउंड्स लगाए वहाँ पर. अब उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हमने उस पर फोकस किया. प्रॉब्लम था जैसे अभी मैंने आपको एक चैलेंज बताया था कि सोशल नॉर्म्स का इशू था. तो 2 विलेजेस इन गदरपुर, 2 एरिया जहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, दे वर माइनॉरिटी रीजन्स. तो वहाँ पर पहले हमने अपने ब्लॉक के लोगों को वहाँ पे इंक्लूड किया, जो हमारे PRIs हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और जगह के वहाँ पे उनको मीटिंग करवाया. थोड़ा उससे चेंज आया. उसके बाद जो हमारे SHGs थे, जो माइनॉरिटी के SHGs थे, वो उनको हम वहाँ पर लेकर गए. तो वो एक एग्जाम्पल की तरह सेट करता है, लीड बाय एग्जाम्पल. जब उन्हें लगा कि अच्छा हमारे से ये महिलाएं आगे निकल रही है, तब उनको रियलाइज हुआ कि हम भी ऐसा कर सकते थे. हैड अ वेरी क्लियर विजन कि हम ये होना चाहते हैं SHG में जुड़ के. तो वो एक क्लैरिटी मिला कि हम लोकल जो वही लोग हैं उनको इस्तेमाल करें. तो इस तरीके से हमने सैचुरेशन पूरा किया. उसके अलावा एक जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने उनको जल्दी से जल्दी कोशिश की कि उन्हें फाइनेंशियली हम इंक्लूड कर लें. SHG फॉर्मेशन तो हो, पंचसूत्र का पालन तो किया जाए, पर उसके बाद उन लोगों को जल्दी जितना हम इंक्लूड कर देंगे, उनको RF जल्दी से मिल जाएगा, उनको CIF का मिलेगा, उनको VO से मैप कर दिया जाएगा. एज एंड व्हेन दे रियलाइज क्योंकि वो एक VO का हिस्सा है, उसे रिकग्नाइज करते हैं, तो उनकी मीटिंग उस तरीके से होती है, उनका विजन और क्लियर होता है. तो हमने उनकी मैपिंग करी और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की प्रोसेस फ्रॉम मंथ 4 to 6 हमने किया. इससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, और SHG डिफंक्ट होने से रह गया, डिफंक्शनल होने से रह गया. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था जिससे हमने प्रयास किया, और हमने अपना ये एक जो 2 टारगेट्स थे उन्हें पैरेलली कंप्लीट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने उन्हें SHG में इंक्लूड किया, और सेकेंडली हमने उन्हें RF दिया. तो इसके लिए हमें फॉर्मेशन जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो हमने हर ग्राम पंचायत लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया. इफ़ यू कैन सी, हमने उनको जितने भी उनके SECC IDs, पासबुक, सेविंग रजिस्टर्स, वो उसको पर पर्सन ड्यूटी लगाई कि हमें ये टारगेट अगर संपूर्णतः या सैचुरेशन के लेवल पे लेके जाना है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति प्रति ग्राम हमने उनको अलॉट किया कि जहां हमको दिक्कत आ रही है. और जो हमारा टीम स्ट्रक्चर था वो क्लियर किया, उसके पैम्पलेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे उन्हें कोई भी परेशानी आती है वो हमको बताए. और इसीलिए बहुत कम समय में हम इस टारगेट दोनों पैरामीटर्स KPIs को हम सैचुरेट कर पाए. तो ये एग्जाम्पल था कि गदरपुर एज अ ब्लॉक कैसे इसको सैचुरेट कर पाया. होपफुली आप इसके एग्जाम्पल को या जो आपके रीजन स्पेसिफिक इश्यूज हो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा भी परसेंटेज ऑफ रिवॉल्विंग फंड में कुछ इश्यूज और आते हैं, जैसे कि डिले इन SHG ग्रेडिंग. अब SHG का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए ब्लॉक को, उसकी टीम को, बैंक्स को बैठ के उनके साथ एक मीटिंग करनी पड़ती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम अपने 3 C's का जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी है ABP का, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे कि इसमें है कि हम कोलैबोरेट करते हैं, कंपटीशन भी है और कन्वर्जेंस भी है. तो जितने डिपार्टमेंट इसमें एक साथ आते हैं, स्पेशली बैंकिंग, हमारे पंचायती राज और ब्लॉक के जितने भी नोडल हैं, वो जब साथ में आके अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, तो हम जितने भी यहाँ पर हमारे चैलेंजेस हैं उनको कवर कर पाते हैं. जैसे कि लैक ऑफ SHG कैपेसिटी है, या फिर बैंकिंग के साथ हमें कोऑर्डिनेशन गैप होते हैं. तो जब हम इस तरीके की मीटिंग्स करते हैं, उनके वीकली कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको प्रयास करते हैं कि जिस बैंक के साथ हमें प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का ज़रूरी है. उसे आइडेंटिफाई करके बाद उसको जो BLBCs होती है, ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमिटीज़ होती है, DLBCs होती है, उनकी मीटिंग्स को में अपने इशू रेज करें, और बैंक को भी थोड़ा सा सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाए कि वो विमेन SHGs को थोड़ा सपोर्ट करें, इंक्लूड करने के लिए उनके लिए थोड़ा सा आसान बनाया जाए प्रोसेस. तो जो ये गैप्स होते हैं इनको आराम से रिजॉल्व कर लिया जाता है, और कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है. देन वी हैड कि हमारा एक फिक्स टाइमलाइन हो. मेजरली हमारा हमने बहुत सिंपल चीज़ करी कि जो चीज़ करी जा सकती है वो पहले कर ली जाए.
हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि जितना भी हमारा फंड है वो डिवॉल्व कर उनको मिल जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ पर दिक्कतें आ रही है वहाँ पर उस व्यक्ति को एक को एम्प्लॉय करके, जहाँ पर हम टाइमलाइन के हिसाब से करें कि हम वीकली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि इसमें क्या हुआ, व्हाट इज़ द एक्शन प्लान, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो जब आप एक व्यक्ति को इस चीज़ का काम देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है उसे रिजॉल्व करना आसान होता है। बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जहाँ जो किया जा सकता है वो कर लिया जाए। Then this is after the challenges and the solution that we did in Gadapur and other discussions जो हमने deep discussion अपनी टीम के साथ किया। उसके अलावा हमें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता नज़र आती है, जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का हिस्सा भी है, कि जो ओरिएंटेशन की आवश्यकता है की इंडिकेटर्स पर, जो कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को भी आवश्यकता है कि वो समझें। और उसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ जो हमारे फील्ड स्टाफ है, जो हमारे CRPs है, IPRPs है, या हमारा पूरा कार्डर है SHG का, उसे समझाने और समझने की ज़रूरत है। Then there's a very important need of linking all the indicators जो कि NRLM के हैं, इधर डिजिटल इंडिया के हैं, डिजिटल साक्षरता के हैं, IPPB है, ये सब एक तरीके से हेल्प करते हैं SHG को या फिर वुमेन रूरल लोगों को उसमें इंक्लूड करने के लिए। ऑल्सो ये ब्लॉक को भी एम्पावर करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉक का ही एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक कार्डर डेवलप हो रहा होता है। उसके साथ हमारे पास कुछ टेक्निक है हमने जिसका इस्तेमाल किया, उसकी हमें सिखाने की ज़रूरत है लोगों को। ये आगे की स्लाइड्स में हम थोड़ा शो करेंगे आपको कि हमने क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हमारे जो हाउस होल्ड बच गए उनको मोबिलाइज करने के लिए। देन वी हैड द कम्युनिटी वैलिडेशन मेथड, और ये हर कार्यक्रम के साथ आवश्यक है। जब तक ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय लेवल पर, थर्ड टायर ऑफ द पंचायत, उसे वैलिडेट नहीं करता किसी कार्यक्रम को, तो वो गांव तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ सोशल डेवलपमेंट में पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब में, कि वो चीज़ें गांव पंचायत, ग्राम प्रधान लेवल और वार्ड मेंबर्स के लेवल पे वैलिडेट की जाए। देन वी रियलाइज कि एक बहुत बड़ा गैप है मोटिवेशन का और लीडरशिप स्किल का। तो एक आवश्यकता हमको नज़र आती है इस डिस्कशन से कि लीडरशिप और मोटिवेशन स्किल्स की ज़रूरत है। जो हमारे SHG के मेंबर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, VO लेवल पर हैं या CLF लेवल पर है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाए और कार्डर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके अलावा एक और फैक्टर सेक्टर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें एक पॉइंट है जो हमें अपना सैचुरेशन लेवल लेके जाना है FI में। तो उसके मेजर चैलेंजेस हैं कि बैंक ब्रांचेस बहुत दूर दूर हैं, शॉर्टेज है हमारे पास बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, कनेक्टिविटी नहीं है, पावर इश्यूज हैं, फीमेल बैंकिंग एजेंट्स नहीं है तो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं है बैंक सखीज के साथ, और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनकी भी जो विजिट्स हैं वो रेगुलर नहीं है, तो और लो डिजिटल लिटरेसी है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम बैंक और BLBCs और DLBCs के साथ मीटिंग करते हैं, या फिर अपने SHGs के CRPs या जो भी हमारे कार्डर हैं जिनके साथ हम काम करवाते हैं, जो हमारे हैंड्स हैं ब्लॉक में, हम उनका प्रयास करें कि वो इस चीज़ को कलेक्टिवली काम करें। लाइक इन उत्तराखंड वी हैव बैंक सखीज, बीमा सखीज, ड्रोन सखीज, पशु एग्री, हर चीज़ के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कार्डर हमने डेवलप किया। दैट इज़ वाई उत्तराखंड इज डूइंग वेल इन इट। बट डिस्कशन यहाँ पे जब सारे स्टेट्स के साथ हुआ तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि केरला का हमें एग्जाम्पल दिया गया कि जहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं और बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर वो लोग सोलर चिप का इस्तेमाल करते हैं। देखो ऑन बोट से वो ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर वो सोलर चिप जहाँ पर नेटवर्क नहीं अवेलेबल हो पा रहा है या जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दैट वी आर इन 2025 दैट वी यूज़ डिजिटल सोल्यूशन ऑल्सो टू रिप्लेस ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के ऑब्वियसली के कंट्रोल में नहीं है। तो डिजिटल सोल्यूशंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपना इंक्लूजन लेवल बढ़ा सकते हैं, आउटरीच बढ़ा सकते हैं लोगों पे, और हमारी जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो ब्लॉक्स की जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑन FI एज BLO माई सेल्फ आई रियलाइज वीडियो होने के नाते कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में मुझे नहीं पता है। तो ये चीज़ें जो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही हैं उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हमें आज BDOs, हमारे BLO जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, दैट इज SLCRP सॉरी, और जितने हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या CSPs हैं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके साथ ही साथ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हमको दिखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग वैन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है टू इम्प्रूव द रीच, एंड माइक्रो ATMs का इस्तेमाल किया जा सकता है। So the idea is to focus on saturation, and this is what is needed, that we have universal SHG coverage, full revolving fund coverage,
और हम अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अपना बैंक का एक्सेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देन दिस वाज द एग्जांपल। ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो काफ़ी जो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन यूज़ किए हैं अलग अलग स्टेट्स ने और डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने जो उनका रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि विलेज सोशल मैपिंग और VPRP, विलेज प्रॉस्पेरिटी रेजिलियंस प्लान जो होता है, पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, उसको अपना कवरेज बढ़ाने के लिए क्या क्या सोल्यूशन यूज़ किए गए, उसके कुछ हमने एग्जाम्पल मेंशन किए। बेसिकली आई कैन गिव यू अ क्रक्स ऑफ इट इज़ कि हम डोर टू डोर जाते हैं वहाँ पर लोगों को जहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो हमारा मेजर काम हो जाता है वो हम करने के बाद जहाँ पर इशू होता है वहाँ पर हम अपने जो हमारे CRPs है, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, या फिर वो लोग जो कैंपेन कर सकते हैं, या फिर हमारे थर्ड पार्टनर्स हैं जैसे CSR पार्टनर्स हैं, हम उनकी सहायता ले सकते हैं कि हम उनका अपना रीच बढ़ा सकें गांव तक। देन ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आकांक्षी ब्लॉक फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिससे काफ़ी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस शो हुआ है, जैसे कि ट्राइबल हाउस होल्ड इंक्लूजन है, माइक्रो प्लानिंग इन कंधमाल ब्लॉक उड़ीसा, और अदर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जिससे हम अपना जो सैचुरेशन लेवल है उसे पहुंच सके। एज ABPs ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने जितने टारगेट 40 KPIs हैं उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करें, और ये जो एक रेपोजिटरी है आकांक्षी ब्लॉक की, उसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रीजन स्पेसिफिक इश्यूज को रियलाइज करते हुए कि हम उन्हें और कैसे बेहतर करके सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बेहतर कर पाए। देन दिस इज अ ब्लॉक स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट प्लान दैट वी हैव कम अप विद, कि हम इस तरीके का अगर प्लान बनाते हैं तो आपको समझने में आसान होगा कि क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज है। ये क्वेश्चनेयर है जो शो करता है कि आपका क्या विजन है, क्या प्लान है, और किस तरीके से हमने और बेहतर किया था। थैंक यू, होपिंग दैट दिस विल हेल्प यू अचीव सैचुरेट द गोल। That was excellent. Thank you so much. The block plan template that the group showed you, along with the earlier schema of block plan, this is a glimpse as to what will come in the trainings that we do at the states. You will have to map out all these indicators, the challenges, solutions, develop the strategies, and finally a plan for achieving saturation in the blocks. I would invite the states, if they have any comments to this presentation, to please unmute and speak now. If there is no comment to the presentation, we will move to the next and last presentation of the day. Does any of the states have any comment? If not, we will move to the last presentation. I request basic infrastructure, water, sanitation to please come to the stage. A very good afternoon to all of you. My name is Garima Agrawal. I am Block Development Officer, Baberu, Banda. Along with me is a very diverse group in my team, Block Development Officers from Jammu Kashmir, Chhattisgarh, Karnataka, as well as the quality engineer from the Dadra and Nagar Haveli. Today our theme is the basic infrastructure, and the target of the today's presentation is the training needs assessment for the refreshers training, meaning thereby
in the next 2 months, there is going to be the block level official training. Around 5,000 block level officials will be trained, and what kind of training they should be imparted upon, that is the main highlight. And the saturation of the NITI's indicators, that how fast we can complete upon, along with that in number as well as in quality. That is the main objective. So our presentation will be emphasized upon that only. Our first indicator is Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, houses constructed. Yesterday we talked about some challenges. In brief, I would like to highlight some challenges. It was regarding the topography, the procuring materials for the construction, procedural delays in getting land, and delay in payment of trenches. Along with that, moving ahead to another challenge is the unit cost. So we talked about the challenges and the solutions yesterday. Today we will talk more about the training needs assessment. So after discussion from all our teams and with the ground experiences, the first thing for the landless beneficiary, the challenge, that was the major challenge. And for that we would like sir कि जो ट्रेनिंग हो उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी अगर इंक्लूड किया जाए इस ट्रेनिंग में, कि जो लैंडलेस बेनिफिशियरी हैं उनको कैसे उनका ट्रैकिंग किया जाए, कि उनको लैंड क्या क्या लोकेशन का उनका स्टेटस है और कितना टाइम में उनको मिल जाएगा, सो दैट कि लैंडलेस बेनिफिशियरीज ऑल्सो गेट द लैंड एंड सच दैट द आवास इज कंस्ट्रक्टेड. Another thing that in training module that can be incorporated upon is the training in the localized designs. The challenge was that 1.2 lakhs is less, but 1.2 lakhs में कैसे आवास को बनाना है, उसके लिए डिफरेंट टेरेन्स हैं, कोई हिली टेरेन है, कुछ प्लेन रीजन्स है, तो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स दैट कैन बी वर्कड अपॉन लोकल मटेरियल्स, सो दैट कि 1.2 lakhs में हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जा सके. इवन अगर 1.2 lakhs में अगर हाउस जो है कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, इससे ज़्यादा अगर चाहिए पैसा, तो उसके लिए नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स पे भी फोकस किया जाना चाहिए, सच दैट कि हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो. वन ऑफ देम कुड बी, एंड दैट कुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द मॉड्यूल, टेकिंग सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर ब्लॉक्स ऑल्सो, दैट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द SHG मेम्बर्स इन दैट. उनके पास रिवॉल्विंग फंड्स होते हैं. अगर SHG मेंबर एज ए बेनिफिशियरी कुड बी पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, as well as when they are the part of the beneficiary through internal loaning and the revolving fund, उससे ज़्यादा का अमाउंट वो आवास के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं. सो सच काइंड ऑफ द बेस्ट केस स्टडीज़ कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल itself. Along with that, when we are talking about the saturation of the indicators, so beyond that saturation, the quality should also be focused upon. The block level officials could be sensitized about not just to complete the numbers but also focus कि quality भी उसकी maximum reach out हो. उसके लिए convergence could be done. Convergence PMAY को convergence के through हम ओपन ODF से भी जोड़ सकते हैं कि जो हाउस होल्ड हो उनको शौचालय वगैरह प्रायोरिटाइज उनको हो. जल जीवन मिशन इज़ अनदर इंडिकेटर, तो उनके यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है कि नहीं. फर्स्ट अगर हम इस तरह से करते तो आवास में वो रहेंगे भी, अकेला आवास देना नहीं है, उसमें आवास में रहेंगे भी और फंक्शनल एंड ऑपरेशनल उनका आवास रहेगा. इसके बाद SHG और बियॉन्ड दैट सस्टेनेबिलिटी कुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड. एवरी ईयर प्लांटेशन प्रोग्राम होते हैं, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को प्लांट्स वगैरह दे करके सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट कुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड. Moving ahead, our second indicator is BharatNet, and along with that, the third indicator is Live BharatNet. Today, DG sir has also pointed out that in overall states, 70% around is BharatNet connectivity, but Live BharatNet connectivity is around 30%. So first, we should try to focus upon the low hanging fruits की जो 70% से जो 30% है उसको कैसे 70% रीच आउट करते हैं. और
इसके लिए जो लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैक कर रहा है दैट उस पर फोकस करके वो एक जब ट्रेनिंग में BLOs वगैरह आएंगे उनको सेंसिटाइज किया जा सकता है कि फर्स्ट फोकस ऑन जो 30% है उसको कैसे हम लोग 70% वाले उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो भी लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो कि टेक्निकल कैसे करना है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो सकते हैं एंड दैट विल नॉट कॉस्ट मच कि राउटर कहीं पे ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है, तो उस पर फोकस किया जा सकता है सो दैट कि पहले हम वो 30% से 70% कर लें। अलॉन्ग विद दैट कि जब ट्रेनिंग हो तो उसमें since we are towards the saturation, very few blocks are lagging behind and they are lagging behind. Yesterday it was shown that around 7 to 8 blocks were lagging behind around 30% or 50% they have achieved, and because of that majorly जो saturation का overall percentage है वो down हुआ है। तो ट्रेनिंग में ऐसे ब्लॉक्स को वहाँ के ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स को मेनली फोकस करना चाहिए, उनको डेफिनेटली इनवाइट करना चाहिए दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड, और क्या वो चैलेंजेस स्पेसिफिकली लोकल कॉन्टेक्स्ट में फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस पे मोस्टली वर्क अपॉन होना चाहिए। नेक्स्ट इज KPIs could be made a little flexible also for the other service providers. कहीं कहीं पे एयरटेल जियो कनेक्टिविटी वगैरह है, आर ऑब्जेक्टिव इज़ डिजिटल गवर्नेंस। सो इन केस वेयर देर इज़ नो कनेक्टिविटी या भारत नेट का कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा है तो वहाँ डिजिटल सर्विसेज हिंड्रेंस ना होने पाए, तो वॉट एवर दी लास्ट माइल अदर सर्विस प्रोवाइडर्स कुड ऑल्सो बी गिवन, तो उससे डिजिटल गवर्नेंस हिंडर नहीं हो। Our fourth indicator is ODF plus villages. Yesterday we talked about the challenges, and the major challenges about the creation of the asset is now no more. Almost saturation हो चुका है, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है तो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है वहाँ पे ODF प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट इट इज़ मोर अबाउट द बिहेवियरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से लोग अभी उसका फंक्शनैलिटी और यूजेज नहीं कर रहे हैं। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। ऑपरेशनलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स is actually being seen that it is becoming a hindrance for people to adopt it. So for that I will not go much into the challenges. What could be done for the training, that is our part. So whenever the block level officials will be trained, they should be trained about the usage of the different IEC campaigns, PCC campaigns. For example, the movies such as the toilet or nukkad nataks plays that could also be used by the block level officials when they go back to their blocks, and that should be conducted at the gram panchayat level so that the usage improves. Apart from that, for the operation and maintenance purpose, the best case studies wherever the SHGs are roped in, where SHG members of SHGs are collecting the waste, running the vans, and some utility charges are also being taken from the public itself so that public feels the ownership, और उसके बाद इससे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जा रहा है, since the gram panchayat level funds are very limited and it cannot be used for everything. Along with that, for the operation and maintenance part, the convergence with the other schemes, ODF की ट्रेनिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है बस ब्लॉक लेवल में 1 or 2 डिपार्टमेंट इज़ इंक्लूडेड। जल जीवन मिशन के भी जो आ रहे हैं दे शुड ऑल्सो भी इनकॉर्पोरेटेड। जो शौचालय हैं उसमें टॉयलेट्स वगैरह में वाटर रनिंग होना ज़रूरी है, तभी वो यूटिलाइजेशन होगा। सो माय ओवरऑल पॉइंट इज़ कि जो ट्रेनिंग हो वो कन्वर्जेंस ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, स्पेशली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के जो डिपार्टमेंट्स हों उन पे ज़्यादा एम्फेसिस और साइलोज़ में ट्रेनिंग ना हो, और जो लैगिंग बिहाइंड स्टेट्स हो उनके डेफिनेटली ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स को जो है बुलाना चाहिए। द अदर
suggestion that we all have is the procedural training and the orientation related to schemes. What happens is बहुत सारे काम होते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इन रियलिटी इज़ वन प्रोग्राम a very aspirational program, but along with that we all are burdened with the responsibilities and duties. So मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों के पास इतना टाइम रहता है या इतना कि पढ़ें उसको एक एक चीज़ को. तो जो भी इसमें कैसे क्या होता है, क्या स्टेप है, कई बार क्या होता है कि काम होता है बट उसका डेटा फीडिंग नहीं होता है पोर्टल पर, तो वो ऐसा लगता है कि काम हुआ नहीं है. कई जगहों पे SBM ODF 2.0 के काम हुए हैं बट इफ़ डेटा इज़ नॉट फीडेड अपॉन, या उनको वो प्रोसीजर पता ही नहीं या उन्होंने मॉनिटर ही नहीं किया, तो वो पोर्टल में नहीं दिखता है. द वन एग्जाम्पल कुड बी दैट वॉज सजेस्टेड माई फेलो फ्रेंड्स ऑल्सो दैट कि ग्राम सभा का रेजोल्यूशन एंड ODF का जो बोर्ड का जो इमेज है, इफ़ दैट इज़ नॉट अपलोडेड, even if the asset is created, so it will not reflect upon the data. So the procedural training कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर इसके बाद ये होगा और उसका continuous assessment होगा, then only whatever is happening on the ground will be truly reflected in the data also. Our last indicator is functional household tap water connection coverage. So in that our training need assessment would be one of our friend is from the Dadra and Nagar Haveli. He is quality engineer, and in his place 100% coverage is being done. So according to him that technical designing before implementation could be a game changer, since this Jal Jeevan mission, the implementation is very much technical also, कि कितना एलिवेशन, क्या डिज़ाइन, उसका सर्वे होना चाहिए, सो दैट कि कितना डायमीटर का पाइप, उसका एलिवेशन, इफ़ दैट टेक्निकलिटीज़ आर कीपिंग इन टू द माइंड. एंड जब ट्रेनिंग हो तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से रहें, they should also be sensitized, as well as the administrative side officials also, they also should be sensitized कि ऐसा ऐसा टेक्निकल आस्पेक्ट होता है, सो दैट कि नॉन टेक्निकल लोग भी जाने और टेक्निकल भी जाने, इससे बेटर कोलैबोरेशन होकर इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. अलॉन्ग विद दैट all the schemes are majorly based upon the community engagement. What happens is कि some kind of myths रहते हैं स्कीम को लेकर के, that is why public has a kind of a hesitancy regarding the implementation. One of the hesitancy I would like to specify here कि जब pipelines वगैरह lay down की जाती है, then local residents could have a myth about it कि that this land may be later acquired by the government, but it is not the case. So such type of awareness and busting the myth could also be incorporated into the training aspect also. So this was the indicator wise the training need assessment that we have from our side, and but overall I would like to highlight some of the points that could be as relevant for the training for the other indicators also. One is the digital resources. The major challenge that almost all the indicators have, that we don't have much knowledge about कि कौन सा डेटा कौन से पोर्टल से कहाँ से उठाया जा रहा है और कितना अपडेट किया जा रहा है. एजुकेशन का यूडाइस पोर्टल से ले रहे हैं, पोर्शन ट्रैकर से ले रहे हैं, मैनी काइंड ऑफ डेटाज आर बीइंग टेकन, बट उसका अगर एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हो कि ये दिस पोर्टल वर्क्स दिस वे, यूडाइस पोर्टल ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, जल जीवन मिशन पोर्टल ऐसे काम करता है, और इसका एक बेटर रिप्रेजेंटेशन हो कि एक इनोवेटिव वे में अगर इसको एक उसका मॉड्यूल सेट किया जाए, सो दैट कि पीपल हैव अ ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स हैव द नॉलेज कि ये पोर्टल ऐसे वर्क करता है, इसको ऐसे काम करना है. सो दिस कुड ऑल्सो बी नॉलेज एनहेंसिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पार्ट. अलॉन्ग विद दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लास्ट एक नीति आयोग का एक ट्रेनिंग हुआ था, एक प्रेजेंटेशन था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोकलाइज सोल्यूशन एज वी पुट इनटू द आर्टिफिशियल इन चैट GPT कहीं पर भी कि ये लोकल हमारे यहाँ की सिचुएशन, इसमें व्हाट कुड बी द बेटर सोल्यूशन. तो AI कुड ऑल्सो बी a game changer. Apart from that, multi-stakeholder training and convergence of the operations could also be a solution. Thank you so much. Thank you so much.
That was the last presentation of the sectoral groups. I again request that based on all the presentations that we have been having from the morning, if the states that have joined here, if they have any question, any comments, any feedback, anything that they think should be focused on, you may please raise your hand. I see Sombir Sharma ji raising his hand. Sir, please unmute yourself and make your comment. Sombir Sharma ji. नमस्कार। मुझे कंफर्म करना है, जैसे जो इंडिकेटर है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो जो MIS है, MIS पर 100% मान लो शो कर रहे हैं, जो RF के लिए एलिजिबल है वो 90 SSG है, तो जो टोटल काउंटिंग होती है परसेंटेज निकलती है वो 90 में से निकालें या 100 में से? This is a technical question for people who are dealing with MIS. Who can answer his query? हाँ, some of our state coordinators, आप जो बैठे हैं, सर दोबारा बोलिए सोमबीर जी, आपका क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है मैडम, जैसे जो एलिजिबल होते हैं रिवॉल्विंग फंड के लिए सर जी, वो है 90 जी, जबकि टोटल है 100। हाँ, तो एलिजिबल है उनको ही में जो मैक्सिमम जो हमारे 100% होना चाहिए, इस हिसाब से हमारे अचीवमेंट 90 SSG एलिजिबल है, 90 को दे दिया, 10 है वो ऐसे हैं वो एलिजिबल नहीं आ रहे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि RF फंड में 90 एलिजिबल है, 90 को मिल गया, 10 एलिजिबल ही नहीं है, तो हमारा अचीवमेंट 90% है कि 100% है? माइक उनको दीजिए प्लीज, हैंड माइक दीजिए, प्लीज गिव हिम अ हैंड माइक। आप माइक पे बोलिए प्लीज। जितने SSG होते हैं, ऑल SSG एलिजिबल होते हैं RF के लिए, तो ये जो बता रहे हैं 10 नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है अभी 15 डे हुआ होगा SSG फॉर्मेशन, उतना माना जा सकता है, लेकिन ओवरऑल NRLM का ये है SSG फॉर्म हुआ, वो दे आर एलिजिबल फॉर RF, तो 90% ही उनकी SSG की अचीवमेंट मानी जाएगी। सोमबीर जी, आप हो सकता है आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं। NRLM के हिसाब, मतलब उनका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से SSG जो भी फॉर्म हुआ है वो सब एलिजिबल है RF के लिए। तो आपके जो आप कह रहे हैं 10 एलिजिबिलिटी 10 SSGs का नहीं है, हो सकता है वो यंग SSGs है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं दिया जाएगा। फंड के या NRLM में एलिजिबिलिटी होती है, वो एलिजिबिलिटी अगर फॉलो नहीं होती, उसकी मीटिंग्स वगैरह पार्टिसिपेट वगैरह, इस लिहाज से हम बता रहे हैं 90 से नहीं, आप कह रहे हैं कि IBCB उसका पूरा नहीं है, पंचसूत्रा पूरा नहीं है, उस हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं है। तो वही, वो तो हमारा टास्क है ना, एज ए SRLM टीम हमारी जिम्मेदारी है उसे एलिजिबल करवाना। हाँ, तो पहला तो फिर आपका 2 स्टेप काम हो गया सोमबीर जी। पहला स्टेप है कि उनको एलिजिबल करवाना है, फिर दूसरा स्टेप है कि उनको RF दिलवाना है। आप ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि ये एलिजिबल ही नहीं है तो RF नहीं मिल रहा है, तो हमारा 100% हो गया। यस मैम, वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं मैडम प्रोसेस। हाँ, बस वही क्लैरिफाई करना था, आपका 90% ही होगा, वो 100% नहीं होगा। जस्ट आपका ये है कि वो 10 SSG जो इनएलिजिबल है, आपका वो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, पहले आप उनको एलिजिबल कीजिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। Any other state has any comment or question or feedback? All right. So I think the states have no question to this, and I really thank all the states for joining and staying with us through all the presentations. किसी ने मुझे पूछा है कि ये पावर पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं, जी ज़रूर, सब कुछ मिलेगा। PPT जो है, जिन ईमेल IDs पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम का लिंक शेयर किया था, उन्हीं ईमेल IDs पे हम ये PPTs भी शेयर करेंगे, और डेफिनेटली PPTs के बेसिस पे भी अगर आपको फीडबैक्स देने हैं, कुछ आपको हमें ऐड करना है, तो आप हमें उस ईमेल पे बता सकते हैं। इसके साथ हम इस सेशन को यहाँ पे अंत करते हैं। अगेन आई थैंक ऑल द स्टेट्स फॉर टेकिंग देयर टाइम, joining here, listening to the presentations. All the presentations will be shared with you in the same email ID from which you have received the link to the program. Thank you so much and have a very good day.